ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम। हम आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और जैसा कि पीछे मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि ये हमारा रेगुलर टॉपिक नहीं है। हमारा रेगुलर टॉपिक सिर्फ सैटरडे को मैं लाता हूं और हम लोग सैटरडे को रूबरू होते हैं। वो टॉपिक होता है पास्ट एंड द प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज। लेकिन यह टॉपिक दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन ऑन प्रीलिम्स सिलेबस, यह आपके प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस पर डिजाइंड है, क्योंकि अभी प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी का मौसम भी है। अभी एग्जामिनेशन के डेट अनाउंस्ड हैं तो बच्चे उस पर कंसंट्रेट कर रहे होंगे। लेकिन जैसा कि पीछे भी मैंने आपको बताया है कि प्रीलिम्स एग्जाम के प्रिपरेशन में मुझे बड़ी बेचैनी होती है बच्चों को देखकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश बच्चे सही तरीका समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए बच्चे, दिस इज द क्लासिकल मेथड। मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, आप खुद इस चीज़ को समझना और इस फॉर्मूला को आप एक बार अप्लाई करने की कोशिश करना। एज अर्लियर, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आई विल ट्राई टू बी बाइलिंगुअल एंड ट्राई टू कैटर टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द मीडियम साइमल्टेनियसली। थोड़ी और लेक्चर में आपको हमारे साथ कोऑपरेट करनी है, लेकिन मैं किसी भी पार्टी को डिससेटिस्फाइड नहीं होने दूंगा। मैंने यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के इस प्रिपरेशन का जो पीपीटी तैयार करवाया है वह भी दोनों मीडियम में है और वो आपको पीडीएफ फॉर्म में होगा, जिसको आप डाउनलोड करके उसका यूज़ करना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर मैं खुद बोर्ड पर कुछ वर्क करूँगा तो एक ही लैंग्वेज का प्रयोग करूँगा, बट आई विल जस्ट इवन स्पीक द ट्रांसलेटेड फॉर्म एज वेल, सो दैट विल नॉट फाइंड डिफिकल्टी फ्रॉम वॉट एवर मीडियम यू आर जस्ट कमिंग। तो मेरा ये कहना है और ये टॉपिक पर मैं आपको बताना चाहता कि ये टॉपिक का टाइटल देखिए, प्रारंभिक परीक्षा मध्यकालीन भारत एवं संस्कृति की झलक, प्रीलिम्स एग्जाम अ ग्लिम्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर। जैसा कि मैंने आपका लेक्चर डिजाइन किया है वह है 3 लेक्चर। एक पूरे एंशिएंट पर हमने कवर किया। मेरा मुख्य बल तरीके समझाने पर है, और जब नए बच्चे प्रिपरेशन के लिए आते हैं तो बताते हैं हमको इन्फॉर्मेशंस दीजिए, क्या करोगे इन्फॉर्मेशंस लेकर। अब वो इन्फॉर्मेशंस दोबारा आपसे नहीं पूछेंगे। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो नए इन्फॉर्मेशंस आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो क्यों ना हम लोग फिशिंग का मेथड जाने, न कि केवल पकड़े हुए फिश की काउंटिंग करें। तो हम उस तरीके को फॉलो करें, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, वी हैव टू टैकल विद द क्वेश्चंस वेरी सक्सेसफुली। यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन द एग्जामिनेशन हॉल। हाँ, थोड़ी डिफिकल्टी तो होगी, फिर भी मैं मानकर चलता हूं कि 16 से 17 क्वेश्चंस मिनिमम, मैक्सिमम आपको 22 तक हिस्ट्री कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में। तो अब मानकर चलते हैं हम कॉम्प्रोमाइज अगर 18 क्वेश्चंस के ऊपर कर लेते हैं। नॉर्मली 14 क्वेश्चंस आपके एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं और 4 क्वेश्चंस से 5 क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली आपके कल्चर से होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो, क्योंकि जब यूपीएससी के पेपर को देखोगे तो कई बार आपको पता करना मुश्किल हो जाएगा कि वेदर द क्वेश्चंस बिलोंग टू द इकोनॉमिक सेक्शन और द करेंट सेक्शन। लाइकवाइज द सेम हैपेंस इन केस ऑफ समटाइम इवन इन जियोग्राफी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। लेकिन आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस क्लियरली दिखेंगे। हर 5 to 6 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस के बाद आपको हिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिखेगा जो क्लियरली कहीं पर सातवाहन दिखेंगे, कहीं पर अकबर दिखेंगे, कहीं पर मनसबदारी जागीरदारी दिखेगी, कहीं पर आपको नेशनल मूवमेंट के कैरेक्टर वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखेंगे। तो वो क्वेश्चंस आपको सॉलिडली ऐसा पता चलेगा कि भाई 18 क्वेश्चंस है, इसमें अगर हमने 13 to 14 क्वेश्चंस कवर कर लिया तो हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सफलता में ये बहुत बड़ा योगदान देगा। क्योंकि हम ये नहीं मानकर चलते कोई बच्चे सारे क्वेश्चंस गलत कर जाएंगे। We are not going to be convinced about the fact that कि any specific student would commit mistakes in all the questions simultaneously। हम मानकर चलते कि अगर टोटल 18 क्वेश्चंस हैं ऑन द एवरेज, अगर हमने मान लिया या 17 क्वेश्चंस है, तो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा दे विल कवर सिंपली 4 to 5 क्वेश्चंस
और मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस। और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वो 18 या 17 क्वेश्चन में वे 13 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 14 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के भी होंगे वो भी टोटल के टोटल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेटर्स के भी अपने ईगो होते हैं जिसको वो कभी भी वो क्रश नहीं होने देना चाहते। इसलिए कम से कम वो 2-3 क्वेश्चंस ऐसे जरूर डालते हैं कि बच्चे नॉर्मली उसे फाइंड आउट ना कर पाए। कोई परवाह नहीं है। मैं ऑप्शनल में भी जब कवर करवाता था तो बच्चे को यही कहता था कि यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम with 120 questions, because at that time the total number of questions in optional paper was nearly 100, not nearly, you can say completely 120 questions. So I used to advise him, you are supposed to solve simply 110 questions. You are just appearing in the examination not on the basis of 120 questions but simply 110 questions. आप एग्जाम हॉल में जाओ, 120 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, आप केवल 110 क्वेश्चंस पर काम करोगे। तो ये मेरा एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रहा है और मैं जानता हूं कि आपको सक्सेस के लिए कई बार तो 1 से 2 क्वेश्चंस के फर्क पड़ जाते हैं। और अगर हिस्ट्री में आपका परफॉर्मेंस में 2 बच्चों के परफॉर्मेंस में 6 से 7 क्वेश्चंस का अगर फर्क आ जाता है तो बहुत डिसाइसिव हो जाएगा। एक बच्चा क्वालिफाई करेगा, दूसरा रह सकता है। इसलिए बच्चों इसे गंभीरता से लीजिए। दूसरी बात कि आप देखेंगे नॉर्मली यह मिसकॉन्सेप्शन है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, परंतु मिडिवल हिस्ट्री से कम क्वेश्चंस होते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जहाँ किश्ती मेरी डूबी वहाँ पानी बहुत कम था। मतलब आप यही समझिए, द प्रीवियस ईयर इन मिडिवल हिस्ट्री दे कैन पोज 5 क्वेश्चंस एट ए स्ट्रेच आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस, यू कैन से एट ए स्ट्रेच 5 to 6 क्वेश्चंस। तो जब वो क्वेश्चंस बच्चे जब लोग करने लगे तो उन्होंने पाया कि एंशिएंट से ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने मिडिवल में पूछा हुआ है। तो यूपीएससी की एक खासियत है कि वो अपने पैटर्न को कभी भी स्टैटिक नहीं होने देता, वो डायनेमिक बनाया हुआ, हमेशा वो ट्रायल एंड एरर करता रहता है। बच्चों की मेंटालिटी को भी समझने का प्रयास करता है। उसकी कोशिश होती है कि हम बच्चों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें और बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकें। इसलिए हम यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे। मेडिवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिए 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रीलिम्स में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चरल पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली द पार्ट ऑफ भक्तिज्म एंड सूफीज्म। जो आपका भक्ति और सूफी पंथ का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जब यूजीसी का एग्जाम देते हो वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके होंगे। आप ओवरऑल अगर ऑप्शनल की तैयारी करते हो तो अभी आपको फाउंडेशनल नॉलेज चाहिए। तो फाउंडेशनल नॉलेज तो आप, स्पेशलाइजेशन तो बाद की चीज़ है कि आप प्री के लिए पढ़ रहे हो या आप यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट फाउंडेशनल नॉलेज तो प्रत्येक बच्चे को चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, उनका ऑप्शनल कुछ भी है, चाहे जनरल स्टडीज है। हाँ, वैसे प्रीलिम्स का पार्ट आपका केवल जीएस में, और जैसा कि मैंने पीछे भी बताया है कि मैं स्टडी में आप लोगों को ऑप्शनल पढ़ाता हूँ और जनरल स्टडीज का पार्ट मैं दृष्टि कोचिंग में लेता हूँ। तो वहाँ भी मेरी रणनीति यही होती है कि मैं मेंस और प्रीलिम्स दोनों को जोड़ूँ। यार प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ूँ और मेंस के लिए अलग पढ़ूँ, तो एक तो हमें डबल मेहनत लगेगी, दूसरी बात कि हमारा कभी भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकता और ना कभी कॉन्फिडेंस आ सकता। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। आरंभ करते हैं। पहली बात, इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर कि व्हाट नॉट टू डू इन कोर्स ऑफ द प्रिपरेशन। हमें तैयारी के मध्य क्या नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा मैं पहले लेक्चर में कर चुका हूं, इसलिए उन बातों को मैं रिपीट नहीं करने जा रहा। मैं यहां केवल यह बता रहा कि पहला मुद्दा मैंने उठाया है कि विषय की आधारभूत समझ विकसित करना तथा तथ्यों को समझ के साथ जोड़कर देखना, टू डेवलप द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड टू लिंक इंफॉर्मेशन टू दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखो, सबसे जो बड़ा पिटफॉल होता है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा, प्रीवियसली भी मैंने किया है और तुम लोग भी इस बात का अनुमान करना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी, मतलब क्या ऐसी भूलें तो प्रिपरेशन के मध्य नहीं होती है कि नॉर्मली जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन देखने से फैक्चुअल लगता है। मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन,
जस्ट क्वेश्चन एक डाल रहा हूं। वैसे मैंने आपको पीपीटी में के फॉर्म में भी क्वेश्चन डाल दिया है, एक दो क्वेश्चन मैं इसलिए डालता हूं कि इस पर जरा आप सोच सकें। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मुगल काल में, आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश एज वेल, हैव पेशेंस प्लीज। मुगल काल में आहदी क्या था? मुगल काल में आहदी क्या था? मुगल काल में आहदी क्या था? चॉइस ए, सेना का एक प्रकार, सेना का एक प्रकार, सेना का एक प्रकार, भू राजस्व की एक प्रणाली, की एक प्रणाली सी, संगीत की एक शैली, संगीत की एक शैली, संगीत की एक शैली, और चॉइस डी, अबुल फजल द्वारा लिखित एक ग्रंथ, अबुल फजल द्वारा लिखित एक ग्रंथ, अबुल फजल द्वारा लिखित एक ग्रंथ, एक ग्रंथ। अब देखो ये चार है, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश ओरली, यू विल फाइंड कंफर्टेबल देन। मुगल काल में आहदी क्या था? व्हाट वाज आहदी ड्यूरिंग मुगल पीरियड? चॉइस ए, सेना का एक प्रकार, अ टाइप ऑफ एन आर्मी। चॉइस बी, अ टाइप ऑफ or a method of land revenue system. Choice C, the specific style of music. And choice D, a text composed by Abul Fazl. They are the four choices. अब बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर मैं कहूंगा तो एक बच्चा बताएगा भाई ये क्वेश्चन तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और वह पूछेंगे सर मैं कौन सी बुक पढूं, और गाइड बुक से आहदी खोजेंगे, कहेंगे भाई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, मैंने आहदी पा लिया, अब अगली बार मैं आहदी को मिस नहीं कर सकता। लेकिन अगली बार वो आहदी नहीं पूछेंगे आपसे, अगली बार फिर पूछेंगे दाखिली क्या था। अब यहां पर मैं बताऊं कि यहां पर ये सेना का प्रकार है, दैट इज द रॉयल बॉडीगार्ड्स, एंड दिस बॉडीगार्ड वाज बीइंग मेंटेन्ड अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द मोनार्क हिमसेल्फ विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ मनसबदार्स। इसको राजा जो किंग है वो डायरेक्ट अपने नियंत्रण में रखता था, वो सेना थी। लेकिन ये फैक्चुअल नहीं है, हम पूरे जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमारे स्ट्रक्चर में एक आएगी मुगल सैन्य व्यवस्था, और मुगल सैन्य व्यवस्था में कितने टाइप की सेना होगी उसमें एक आहदी का वर्णन होगा। जिस समय क्वेश्चन सामने आएगा तुम्हारे मुख से एक अनायास मुस्कुराहट निकले, वी विल टेक अ वेरी माइल्ड स्माइल कि हो मैंने पकड़ लिया आपको। वैसे तो आहदी सैनिक कैसे पकड़ेंगे, क्या करोगे, जेब से कॉइन निकालोगे, हेड सेना का एक प्रकार और टेल, तो ये बहुत मुश्किल है। आप केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करो। हाँ, समटाइम इन स्टेट सर्विसेज में देख रहा था यूपी पीसीएस में आपके जो 2018 और 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, 2019 में तो लगभग 8 क्वेश्चंस मेडिवल हिस्ट्री से पूछा उन्होंने, तो उस क्वेश्चंस में मैंने यह देखा कि उनका बहुत सारा क्वेश्चन जो पीछे 95 से लेके 2000 के करीब में उन्होंने जो पूछा हुआ था यूपीएससी में, वैसे क्वेश्चन को उन्होंने कुछ रिपीट किया है क्वेश्चंस को। सो यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो सम टाइम इट कैन बी यूजफुल, सम टाइम यू कैन फाइंड 2 to 3 क्वेश्चंस इन एनी एग्जामिनेशन, particularly in state services. Such type of repetition is very rare in UPSC examination. लेकिन आपको स्टेट सर्विसेज में भी इस तरह के रिपीटेशन दिख सकते हैं, तो वहां आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको यहां नहीं हो पाएगा। अब एक मैं छोटा सा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली एक चीज देता हूं, एक और क्वेश्चन, बस उसके बाद आपको यहां पर, तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में
कौन, निम्नलिखित में कौन सगुण भक्ति, निम्नलिखित में कौन सगुण भक्ति, सगुण भक्ति की विशेषता रही है, Which of the following features remain to be the feature of saguna bhakti? There are the two types of bhaktism, saguna bhakti and nirguna bhakti. अब इसमें तो मैं बहुत क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं एक भक्ति मूवमेंट पर एक क्वेश्चन, एक आपको पास्ट एंड द प्रेजेंट सीरीज में एक मैं लेक्चर ही लेने वाला हूं, क्योंकि भारत का ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन है। हमारे बच्चे को ऑप्शनल और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भक्ति मूवमेंट जरूर जानना चाहिए। इसलिए मैं वह बहुत जल्द आपको, मैं डेट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आई एम गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ सरप्राइज इन द टॉपिक। प्रायर मैं आपको टॉपिक नहीं देता, इस बार आप लोगों को थोड़ा सा गांधीजम, चूंकि मैंने 2 पार्ट में लिया तो सेकेंड पार्ट डिस्क्लोज हो गया। अब अगले टॉपिक को गेस करिए क्या मैं लेने जा रहा हूं सैटरडे को। तो सगुण भक्ति की विशेषता रही है पॉइंट 1, एकेश्वरवाद, इन इंग्लिश मोनोथिज्म, इन इंग्लिश यू विल यूज द टर्म मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद। पॉइंट नंबर 2, निजी देवता की अवधारणा, the concept of individual god, निजी देवता की अवधारणा। एंड 3, मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। चॉइस आपको बना देंगे वो ए का, दिख रहा होगा, या अगर देखने में व्यवधान है तो मैं यहां बना देता हूं। चॉइस ए 1 and 3, बी 2 and 3, सी 1 and 2, डी 1, 2 and 3। अब मेरा अपना परसेप्शन है बच्चे कि नॉर्मली भक्तिज्म वगैरह के बारे में ये क्या लगता है, फैक्चुअल क्वेश्चन लगता है कि अच्छा ये नहीं, कॉन्सेप्चुअल है, डीप कॉन्सेप्ट है। एक ईश्वरवाद मोनोथिज्म का मतलब है कि तुम ईश्वर को निराकार रूप में पूजते हो, उसको कोई आकार नहीं है। तो कभी भी एक ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा ये दोनों एक साथ आ ही नहीं सकती। मोनोथिज्म इज रनिंग काउंटर टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल वर्शिप। आग और पानी दोनों साथ नहीं रहेंगे। आप इस तरह का एक ईश्वरवाद कबीरदास में देखते हो, इस तरह का एक ईश्वरवाद गुरु नानक में देखते हो, लेकिन इस तरह का एक ईश्वरवाद आप तुलसी में नहीं देखोगे, आप सूरदास में नहीं देखोगे। निजी देवता की अवधारणा, यस, इंडिविजुअल गॉड, दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स। एंड द लास्ट वन, आइडल वर्शिप, क्योंकि टेम्पल कल्ट है। इफ यू आर जस्ट प्रमोटिंग टेम्पल कल्ट तो आइडल वर्शिप इज द पार्ट ऑफ इट, तो मूर्ति पूजा तो उसके साथ होगी ही। तो इसलिए आपका आंसर बनता है यहां बी 2 and 3। एक ईश्वरवाद को हटाना होगा क्योंकि सगुना भक्ति है। अगर निर्गुणा भक्ति होती तो एक ईश्वरवाद होता। तो मैं स्टूडेंट्स अब इसको कैसे पकड़े, हमें जब मेंस की, चाहे कह सकते हो कि हम कॉन्सेप्ट रूपी जाल जब फेंकेंगे तो प्रीलिम्स के इंफॉर्मेशन रूपी मछली फंसेगी। वी हैव टू जस्ट you can say just spread our net or net of the understanding or concept, then you will catch up or easily catch up the fish of informations required in prelims। जो आपको इंफॉर्मेशन लगता है उसको हम इंफॉर्मेशन से नहीं पकड़ सकते हैं, वो तो उसी कॉन्सेप्ट से एक इंफॉर्मेशन निकाल कर दे देते हैं 1 2 3, और फिर हमसे पूछते हैं कि भाई आप इसका उत्तर दो। तो हम भी चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन का जवाब हम इंफॉर्मेशन से दें, ये तो सबसे गलत रणनीति हो जाएगी। हम इंफॉर्मेशन का जवाब इंफॉर्मेशन से नहीं देंगे, हम उनको बहुत दूर से बांधेंगे। अब हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हमारे इंफॉर्मेशन से भी 2-4 सॉल्व हो जाए, लेकिन वो कभी ना तो हमें कॉन्फिडेंस ला सकता विषय में और ना हमें सफलता की, पूरी तरह से सफलता को सुनिश्चित कर सकता। अब मैं आपको ला रहा पहले इस पर। तो अब इसमें
अब यहां पर हमें जब अंडरस्टैंडिंग को तथ्य से जोड़कर देखना है तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां देखो परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। वी हैव टू अंडरलाइन द फोर्सेस ऑफ चेंज। अब उसमें हमने पहले ही आपको बताया है, फिर एक बार बता दूं, बहुत असाधारण सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो हमने खुद गढ़ी है एंड वी हैव, एंड यू कैन से वी हैव डन दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट लॉन्ग बैक इन 1993 ऑनवर्ड्स, आई हैव टोल्ड यू। एंड ये बहुत ही ट्राइड मेथड है, मेरे लिए तो एक क्लासिकल मेथड है दैट शुड बी फॉलोड बाय एवरी स्टूडेंट, चाहे वो जीएस का हो, ऑप्शनल का हो, सबको ये फॉलो करना चाहिए। परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना, टू अंडरलाइन द एलिमेंट्स ऑफ चेंज। उसके लिए हम उसको बांट लेते हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। फिर पॉलिटिकल को फिर सब डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक को फिर सब डिवाइड करते हैं, फिर सोशल को सब डिवाइड करते हैं और कल्चर को करते हैं। फिर वी हैव टू फर्स्ट एवरी टॉपिक को हम पहले वर्टिकली बांटते हैं। वर्टिकली का मतलब है कि पीछे वाले खंड 2 में मैंने पहले आपको बताया कि हमने सुविधा से उसको कई खंडों में इंडियन हिस्ट्री को बांट दिया है। तो पहला खंड हमारा, हमने 2 खंड आपको कवर किए एंशिएंट वाले पार्ट में, हालांकि उसमें मैंने अर्ली मिडिवल एज का भी खंड रखा है, पार्ट रखा है। तो पहला आपको याद होगा प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री हमने कवर किया है। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज आप उस लेक्चर को देख लीजिए। आप तीनों लेक्चर को आप लोगों को कम से कम 2 से 3 बार देखना चाहिए, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद बन जाएगी। तो आप वहां से आगे बढ़ते हो। तो मैंने आपको बताया कि अब हम पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 में आते हैं, उसमें हमने सल्तनत काल और मुगल काल रखा है। अब एक चीज के लिए मैं पहले ही आई एम सीकिंग पार्डन कि हमने टाइटल का इस्तेमाल किया है मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की झलक। लेकिन बच्चों अब है क्या कि मध्यकाल का पुराना कॉन्सेप्ट, जेम्स मिल वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, जस्ट इट इज गोइंग टू अंडरलाइन द बिगिनिंग ऑफ मिडिवल एज फ्रॉम 1192 onwards with the conquest under मोहम्मद गोरी एंड फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल। जो मोहम्मद गोरी ने जो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके तुर्की राज्य की स्थापना की है, तो पहले उसे काउंट किया जाता था कि ये यहां से मिडिवल एज स्टार्ट हुआ। लेकिन जब अब न्यू हिस्टोग्राफी आई तो इसने तय किया कि नहीं, हमें मोहम्मद गोरी के इन्वेजन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट वेट फॉर दैट, रेदर इट शुड supposed to be it should be supposed to be to have started from the rise of feudalism in India, which has possibly taken place from 7th century onwards। अब यह माना जाता है कि नहीं, उतनी हम मोहम्मद गोरी के इन्वेजन की प्रतीक्षा क्यों करेंगे, हम सामंतवाद के उद्भव से उसको जोड़ कर देखें। तो बच्चों, जिनको आपने खंड 2 में पूर्व मध्यकाल कहा है, टेक्निकली वह भी मध्यकाल था, लेकिन मैंने उसको अपनी सुविधा से हमने उसको काट कर रख दिया पार्ट 2 में। अब यहां पार्ट 3 में हम आपको 2 ही सेगमेंट ले रहे हैं, 2 ही, वो है सल्तनत काल और मुगल काल। फिर आपको उसके अगला जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूंगा वो एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी से शुरू कर दूंगा। यहां पर मैं आपको 12th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी तक ले जा रहा हूं इस टॉपिक में। तो मैं अपनी सुविधा से अब उसको आप बांट दीजिए। फिर हमने बताया कि प्रवृत्ति को रेखांकित करते हुए तथ्यों का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। अब सपोज फॉर द सेक ऑफ देयर ओन कन्वीनियंस दे कैन आस्क अस द क्वेश्चन अबाउट दाखिली, अबाउट समटाइम दे कैन आस्क अस द क्वेश्चन जब्ती सिस्टम। अब मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्नलिखित में किस शासक को भू राजस्व की जब्ती प्रणाली आरंभ करने का श्रेय दिया जा सकता है। Which of the rulers mentioned below should be given the credit to have started or to have introduced the जब्ती system in land revenue structure। अब उन्होंने क्वेश्चन हमें पूछा, चॉइस ए में उन्होंने पूछा अलाउद्दीन खिलजी, चॉइस बी में उन्होंने पूछा मोहम्मद बिन तुगलक, चॉइस सी में उन्होंने पूछा शेर शाह और चॉइस डी में उन्होंने पूछा अकबर। अब आप ही बताओ कि यहां बच्चों को क्या कंफ्यूजन होगा। अब हमें कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा कि आप कहोगे भाई सर आपको क्यों होगा, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी भी बात कर रहा। आपको कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ा हुआ है, तो आप हल्का मुस्कुराएंगे। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने तो जो सिस्टम स्टार्ट किया था उसका नाम कुछ और था, उद्वफाए विश्वा स्टार्ट किया था, और उसकी जो सिस्टम थी उसको मसाहत पद्धति कहते थे।
फिर शेर शाह ने जब्ती प्रणाली आरंभ की और अकबर के समय भी ये जब्ती प्रणाली कही गई। इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। टोडरमल वर्क फर्स्ट एज एन ऑफिसर और रेवेन्यू एक्सपर्ट अंडर शेर शाह फर्स्ट, देन ही ज्वाइंट अकबर लेटर। तो इसका मतलब है कि अकबर में भी जब्ती प्रणाली तो है, जब्ती प्रणाली बोलते हैं, लेकिन यह किसने स्टार्ट किया, तो सीधा हमारा आंसर शेर शाह सी बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे उस संयोग, तो इस बार तो अक्टूबर है तो ऐसा नहीं है, नहीं तो अधिकतर आप देखते हो मई जून में प्रीलिम्स का एग्जाम होता, तो उस टेम्परेचर में जब बाहर निकलते तो एक तो बाहर का टेम्परेचर, एग्जाम हॉल का प्रेशर, सेकेंड नॉर्मली यह है कि आपका सेकेंड पेपर फिर होना है और वह आप देख ही रहे हो कि वह भी उतना ही बॉम्बास्टिक होना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन, सो मेनी कॉम्प्रिहेंशंस आर जस्ट अवेटिंग फॉर यू विथ प्रॉपर रीजनिंग, मैथ एटसेट्रा। तो अब आप बाहर निकल रहे हो, उस पर से कुछ बम्बास्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा यार ये बताओ भाई साहब, आपने क्या लगाया यहाँ पर, शेर शाह आपने सेलेक्ट किया था या अकबर या अलाउद्दीन खिलजी आपने सेलेक्ट कर लिया था? तो उसमें यही लगता है कि यार जीने दो, अब जो भी किया अब जाने यूपीएससी, और जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। फिलहाल तो हमें कुछ पहले लंच लेने दो, ताकि कुछ हल्का फुल्का, कुछ कम से कम कि मैं जाके सेकंड पेपर में जूझ पाऊं। और तरीका भी यही है कि कभी भी सेकंड पेपर से पहले फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला गलत हो, लेकिन आपके ही क्वेश्चन को गलत प्रमाणित करके आपके कॉन्फिडेंस को ग्राउंड लेवल पर ला सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। खैर एनीवे, तो मैं पॉइंट इज कि प्रवृत्ति को रेखांकित करते हुए तथ्यों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। अब हमारे लिए जो तथ्य है वो स्वतंत्र रहेगा नहीं, वो तो एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं अपने पैटर्न के ऊपर। अब उत्तर मध्यकालीन भारत हमने टाइटल दिया, क्योंकि पूर्व मध्यकाल तो हमने पहले ही छोड़ दिया। सो लेट मिडिवल एज एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1192 टू 1757। अब 1757 अपने आप में डिस्प्यूटेड है, परंतु डिस्प्यूट में हम नहीं पढ़ना चाहते आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस नहीं मानते हैं कि 1757 से मॉडर्न एज की शुरुआत हुई। परंतु यह विवाद से हमें कोई मतलब नहीं, प्रीलिम्स के लिए हम भी विशेष रूप से काम कर रहे हैं। सल्तनत काल का 1192 टू 1526, क्योंकि यहीं से बाबर का पानीपत का जो बैटल हुआ है, फर्स्ट बैटल और फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। और इधर मुगल काल, मुगल पीरियड आफ्टर 1526 ऑनवर्ड्स, एंड दैट इज गोइंग अप टू, अगर कहोगे तो 1757 और व्हाट एवर में भी। अब प्रवृत्ति के आधार पर विभिन्न उपखंडों में विभाजन। अब हमने आपको बताया कि अपनी सुविधा से पहले हम सल्तनत और मुगल को भी दो सब पार्ट में बांट लें, और पहले सल्तनत को हम इस पैटर्न पर डिवाइड करते हैं। पॉलिटिकल का मैंने पीछे ही बताया है कि इसको दो पार्ट कर लेते हैं। पॉलिटिकल को दो पार्ट करते हैं, एक पार्ट हमारा हो जाएगा राजनीतिक विस्तार, पॉलिटिकल एक्सपेंशन, और दूसरा हो जाएगा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। इसको दो पार्ट में बांट लिया। फिर इकोनॉमिक को, जो आर्थिक है, उसमें हम कृषि, शिल्प एवं उद्योग दोनों, मतलब क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, व्यापार, ट्रेड, और नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। इसी में थोड़ा सा मनी इकोनॉमी भी हो जाए। मनी का मतलब मुद्रा की क्या स्थिति है। और फिर सामाजिक में सोशल, क्षैतिज विभाजन, ऑरिजेंटल डिवीजन। अब ये ऑरिजेंटल डिवीजन क्यों है मैं बताता हूं। जैसे पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो वर्टिकली डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जब टर्किश रूल का फाउंडेशन हुआ और बाद में मुगल्स भी आएंगे, तो क्या होगा कि समाज का विभाजन वर्टिकल तो बना हुआ है हिंदुओं के बीच, और जैसा कि इस्लाम क्लेम करता है कि उसने तो मुस्लिम बंधुता की भावना लेकर आई, मतलब मिल्लत की भावना थी, तो इस्लाम का कम से कम आरंभिक पक्ष तो बड़ा प्रजातांत्रिक था। उसमें तो जितने मुसलमान थे सभी को बंधु बिरादर का दर्जा मिला हुआ था। तो दैट इज कॉल्ड मुस्लिम मिलेट और मुस्लिम मिल्लत। तो यहां पर इनका जो कहना है वो बेसिकली यहां ओरिजेंटल से मतलब है कि अब सोसाइटी का विभाजन हिंदू और मुसलमान, ये ओरिजेंटली हो गया। पहले वर्टिकली था, अब ओरिजेंटली हो गया, और हिंदुओं के बीच वर्टिकली भी बना रहा। तो दिस इज द पॉइंट है। और सांस्कृतिक में धर्म, रिलीजन, भाषा एवं साहित्य, और आर्ट, कला, ये तीनों आ जाएंगे उसमें। यानी धर्म भी आएगा, रिलीजन भी आएगा, भाषा एवं साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कला, ये तीनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब बच्चों, पहले हम लोग सल्तनत काल में उठाएंगे राजनीतिक विस्तार, पॉलिटिकल एक्सपेंशन। पॉलिटिकल एक्सपेंशन से आशय यह है कि सल्तनत काल में, देखो अब यहां पर मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल तो आप जानते हो कि थोड़ा ज्यादा जानना सरल है और कम जानना बहुत कठिन है।
to know slightly more is easy, and to be major in having the knowledge is really tough in life. हम इस बात को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आजमाया है, और जो मैं बात आपको बताता हूँ मेरे द्वारा एक्सपेरिमेंटेड होता है. आप इसको पब्लिसिटी मत मानना. जो मैं फील करता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपके लिए उचित है, और I myself has felt and experimented only such views I am going to share with you people. तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी मानिए तो थोड़ा सा आप पहले यहाँ पर तुर्क में आते हैं, तो आप क्या कहते हैं, गोरी के राज्य की स्थापना, उधर पंजाब में गजनी. तो आप गजनी ने ये किया, गोरी ने ये किया, ये पढ़ते तो हो, परंतु इफेक्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि आपके मन में या आपको इस बात की सूचना नहीं है कि ये गोरी और गजनी टपके कहां से और ये गोरी गजनी थे कौन. तो इसलिए मेरे विचार से जब पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को संस्थापित किया अरब क्षेत्र में, आई थिंक यू शुड बी केयरफुल अबाउट द एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम फ्रॉम देयर. ये कैसे इस्लाम का उद्भव हुआ, पहले कैसे प्रॉफिट आए, उन्होंने कैसे एक मुस्लिम इस्लामिक स्टेट को इस्टेब्लिश किया, एक धर्म गुरु होते हुए भी, रिलीजियस पर्सनालिटी होते हुए भी उन्होंने टेम्पोरल पावर भी, मतलब राजनीतिक शक्ति भी अपने पास ले ली. फिर उनके बाद कैलिफ्स आए, खलीफा आए, फिर कैसे इस्लाम एक राज्य से साम्राज्य बन गया, फिर कैसे इस्लाम जब उधर मिस्र को जीता, सीरिया को जीता. सो इस्लाम केम इन टच विथ द सम अर्लिएस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, एंड फाइनली व्हेन इस्लाम कंकर्ड पर्सिया और ईरान. तो जैसे भारत एक प्राचीन सभ्यता थी, उसी तरह से ईरान भी एक प्राचीन सभ्यता थी. आपको याद है कि अरे ईरान और इराक यही क्षेत्र है जहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता भी पनपी थी, और इराक को भी उसने जीत लिया. तो क्या हुआ कि ईरान में एक बड़ी समृद्ध संस्कृति थी. तो किसी आलोचक ने कहा कि एक तरफ इस्लाम ने ईरान को जीत लिया, दूसरी तरफ ईरानी संस्कृति ने इस्लाम को जीत लिया. मतलब एक तरफ इस्लाम ने ईरान को जीत लिया, और दूसरी तरफ जो ईरानी संस्कृति है उसने इस्लाम को जीत लिया. मतलब इस्लाम एडॉप्टेड द पर्शियन मॉडल. तो अब मैं एक चीज यह भी बताना चाहूंगा कि पहले इस्लाम को मानने वाले अरब वाले थे, फिर धीरे धीरे गैर अरब लोग मिश्रित होते गए, और जिनको तुम गजनी और गोरी कहते हो तो मध्य एशिया के तुर्क थे, सेंट्रल एशिया के टर्क्स. दे वर ट्राइबल्स, दे वर हाफ सिविलाइज्ड एंड हाफ बार्बरस. वो अर्ध बर्बर थे, उनके अपने धर्म थे, लोकल धर्म. उन्होंने तो आइडल वर्शिपर भी थे, बाद में चलकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया. तो गजनी और गोरी ओरिजिनल मुसलमान नहीं हैं. और भारत पर जो पहले आपका इन्वेजन हुआ है वो अरब इन्वेजन हुआ है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता है. एंड देन कंटिन्यूअस इन्वेजन्स स्टार्टेड फ्रॉम द साइड ऑफ टर्किश इन्वेडर्स ऑफ गजनी, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ सुबुक्तगिन. जो सुबुक्तगिन उसका पिता है महमूद गजनी का. और फिर महमूद गजनी तो आप जानते हो कि 17 बार आक्रमण करने का श्रेय दिया जाता है. एंड ही मेड पंजाब हिज बेस ऑफ ऑपरेशन. तो पंजाब पर उसने कब्जा करके रखा. नॉर्दर्न इंडिया में उसको रुचि नहीं थी, केवल वहां से वो धन लूटता था. मोहम्मद गोरी ने एक राज्य की स्थापना की. अब बच्चों, अब आप लोगों को करना यह है कि मैं यहाँ पर डिटेल्स में तो जा नहीं सकता, मेरी कुछ बाध्यता को आप मानोगे, या तो मैं आपको इनकी कहानी, किसी एक सुल्तान की कहानी बताऊं, या पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने रख दूं, और आप लोग जीनियस लोग हो ही, अपने ढंग से प्रयास करके इस स्ट्रक्चर को भरने की कोशिश करना. तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा बनिस्पत मैं किसी एक किंग की कहानी सुना दूं. बहुत लोग एक किंग की कहानी ही सुनना चाहते हैं, पता नहीं वो कहाँ उसको रखेंगे, वो कहानी सुन के जाएंगे फिर भूल जाएंगे. आपको याद तभी रहेगा, आप देखते हो कि मैं क्यों, मुझे इतनी चीज़ें याद रहती है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. वही मैं चाहता हूँ आप भी स्ट्रक्चर बनाइए इसका. तो राजनीतिक में सबसे पहले आपको राज्य से साम्राज्य देखते हैं, या पहले आप वंश को देख लीजिए, डिफरेंट डायनेस्टीज. तो इलवरी वंश, टाइम पीरियड 1192 टू 1290, मैंने इल्तुतमिश इसमें होगा इंपॉर्टेंट में. उसकी बेटी रजिया होगी, उसके अचीवमेंट को देख लो, बलवन के अचीवमेंट्स को देख लो. बस 3 किंग के अचीवमेंट्स को देखोगे, उसके बाद उसके जो लास्ट किंग कौन हुआ है उसको सप्लांट करके आएगा खलजी डायनेस्टी. इसमें जलालुद्दीन खलजी का क्या रहा और अलाउद्दीन खलजी का, उसके पूरे अचीवमेंट्स को देख लो. और फिर तुगलक वंश पर आओ तो तुगलक डायनेस्टी, चूंकि इसको गयासुद्दीन तुगलक फाउंड करेगा, अंतिम मुबारक शाह खलजी होगा, उसके बारे में जान लो. और फिर गयासुद्दीन तुगलक उसको सप्लांट कर देगा
एंड ही लेड फाउंडेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी 1320। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो प्रीलिम्स में तो बहुत सारा आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पर नजर रखना पड़ेगा आपको। मतलब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता कि राजनीतिक विस्तार में 2-3 चीजों पर आप ध्यान रखो। 3 चीजें मैंने टाइटल दे दिया है, राज्य से साम्राज्य की ओर, हु स्टार्टेड टू बिल्ड ए स्टेट एंड हाउ डिड द स्टेट मूव टुवर्ड्स एम्पायर बिल्डिंग, वह कैसे साम्राज्य की ओर बढ़ा, पहली चीज को आप कवर कर लो। दूसरा, विभिन्न राजवंश। तो विभिन्न राजवंश में आप देखते हो कि जैसे यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग हियर इलवरी वंश है, तो इलवरी वंश के बाद फिर आप आते हो खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, ओके, और खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी। तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अचीवमेंट देखो। अब अंतिम इस वंश का शासक है वो है नसीरुद्दीन महमूद, और वो 1412 में उस सत्ता से हट गया है तैमूर के इन्वेजन के बाद। और फिर सैयद डायनेस्टी आई है, उसमें 4 ही रूलर्स हुए हैं। और फिर लोदी, बहलोल लोदी, इट वाज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, उसमें सिकंदर लोदी के भी कुछ अचीवमेंट है। अब व्यक्तिगत लाइफ के बारे में पूछोगे तो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, और लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी उसने किया, मतलब भू राजस्व सुधार के लिए भी कदम उठाया। तो मैं ये चाहता हूं यहां कि आप लोग इसी समय, जैसे पहला आप राज्य साम्राज्य किसने बनाया, चाहे सबसे पहले आप डिफरेंट डायनेस्टीज को देख लो और स्पेसिफिक किंग का अचीवमेंट देख लो, ये उसका स्ट्रक्चर बना के रख लो। फिर तुमको खुद नजर पर आ जाएगी ये जो पहला वाला है राज्य से साम्राज्य की ओर, कि बलवंत तक राज्य ही था। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य का निर्माण आरंभ किया और मोहम्मद बिन तुगलक ब्रॉट दिस एम्पायर टू इट्स क्लाइमेक्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे एक ऑल इंडिया एम्पायर बनाया। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने जो साउथ की तरफ एक्सपेडिशंस किया है वो सब डेटाज आप वहीं रख लो, आपको प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। फिर महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां, मतलब जो जो शासक ने जो जो महत्वपूर्ण काम किए हैं उनको यू हैव टू टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स। अब मैं आपको बताता हूं कि देखो, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे यह अपेक्षा नहीं रखता है कि आप एक इंफॉर्मेशन जानते हो या दूसरा इंफॉर्मेशन जानते हो। जैसे यहाँ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को डाल दिया है। क्वेश्चन का तो आपका विजिबल नहीं है, और अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो मोनोटोनस भी हमारे लिए और आपके लिए हो जाएगा, इसलिए मैं इसका सार तत्व आपको बता रहा हूं कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडियन रूलर्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित किया। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि देखो, जो मेडिवल किंग्स है यानी सल्तनतकालीन किंग, उनके बारे में आप उनके अचीवमेंट के बारे में बताइए कि क्या क्या करेक्ट है। और पहला आपको कह रहा है कि देखो, एक सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। फिर वो कह रहा है पॉइंट बी में कि बलबन ने सेना की दक्षता को बनाए रखने के लिए हुलिया और दाग पद्धति एक सेना में होती थी उसको लागू किया। और सी में कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जब डेथ हुआ तो उसका चाचा उसका उत्तराधिकारी बना। और डी में कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए, यानी फिरोज शाह तुगलक क्रिएटेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स। सो द फर्स्ट दीवाने आरिस was founded by Alauddin Khilji. The second one, Balban started or introduced the system of Hulia and Dag in his army. And third one, Muhammad bin Tughlaq was just succeeded by his uncle as a ruler. And the last one, it was Firoz Shah Tughlaq who laid foundation of a slave, or you can say a separate department of slave. अब ये 4 है बच्चों, तो अब ये आप अपनी मेमोरी पर बल दोगे जो कौन हुलिया और दाग लागू किया होगा। तो क्या एग्जाम हॉल में केवल फैक्ट याद आ सकता है? कभी नहीं, जब बल्कि 7 मंथ्स तक फैक्ट्स पढ़ने के बाद एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसे पहले लगता है, लोग नर्वस होते जाते हैं कि भाई मैंने इतना कुतर लिया लेकिन चबाया ही नहीं। वी हैव टेकन द सो मेनी बाइट्स बट वी हैव नॉट डाइजेस्टेड देम। तो यही चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए, रिपिटेशन। तो आप वहां पर देखते हो तो आप मेमोरी से कहोगे कि भाई देखो, अब अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया दाग को लागू किया था, अर्ज विभाग बलबन ने बनाया था, इसने उल्टा कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक उत्तराधिकारी हुआ, बता रहे हैं चाचा। और तो कभी देखो, क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं 2 मेथड हैं, एक है इंक्लूजन मेथड, दूसरा है एक्सक्लूजन मेथड। तो इंक्लूजन मेथड में क्या होता है कि एक एक को हम ये सत्य है कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं, और अगर ABCD में चॉइस है तो कोई एक ही सत्य होगा। या अगर ऐसा, या अगर पूछे कि व्हाट इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग चॉइसेस, तो फिर कोई एक ही गलत होगा। तो उसे हम कहते हैं, जैसे आप इंक्लूजन मेथड कहते हो, तो एक मेथड होता है एक्सक्लूजन मेथड।
तो एक्सक्लूजन मेथड का मतलब है कि एक को हमने देखा और उसको ओमिट करके हटा दिया कि अच्छा अच्छा ये नहीं, उसको ओमिट करके हटा दिया, तो सीधे यहां ओमिट हो जाता है हमारा पॉइंट डी, चूंकि एक सेपरेट विभाग रियली फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। तो अगर इस पर हमारी पहले नजर पड़ गई तो पहले ही 50% ज्ञात हो जाएगा कि इन तीनों को गलत होना चाहिए। तो थोड़ा भी एक सहारा मिल जाता है वहां एग्जाम हॉल में, आप उसमें बहुत सारे दिमाग के एंटीना खोलते हो कि कहीं से कोई वेव मिले, तो ऑन द बेसिस ऑफ द वेव यू विल गेट एटलीस्ट वर्केबल नॉलेज टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब दूसरा एक स्टेटमेंट दिया है कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, किसके निधन पर? बदाऊनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी, द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग ऑन हुज डेथ डिड बदाऊनी कमेंट दस। चॉइस ए बलबन, चॉइस बी अलाउद्दीन खिलजी, चॉइस ए मोहम्मद बिन तुगलक और चॉइस डी फिरोज शाह तुगलक। तो जब तुम मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ोगे, दोबारा फेमस कोटेशन है ये, यूपीएससी में सब सारे पूछे हुए क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, स्टेट में यूपीएससी में कहीं भी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही मैंने डाला है। तो ये आपका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक, आप लोगों ने भी अनुमान किया होगा क्या आंसर आ रहा है, बताइए। आप कहेंगे मैं कैसे बता सकता हूं, लेकिन मैं अनुमान कर रहा हूं कि आप में से कुछ लोगों ने पकड़ लिया होगा कि आंसर शुड बी मोहम्मद बिन तुगलक। चॉइस, करेक्ट चॉइस। अब प्रशासन, आप जानते हो कि राजनीतिक विस्तार के बाद अब प्रशासन पर आइए। अब प्रशासन में कितने पहलू पर नजर डालिए? महत्वपूर्ण विभाग, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसर्स, इस पर एक नजर डालिए आप। दूसरा, एकता प्रशासन, क्योंकि इट वॉज एट दैट टाइम अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय जिसको तुम प्रॉपर प्रांतीय प्रशासन कहते हो, उसका उचित रूप में आरंभ नहीं हुआ था। इट स्टार्टेड इन हाफ ए जार्ड मैनर। तो एकता ही, अब एकता क्या था डिटेल्स में तो यहां नहीं बता सकता, एकता ही उस समय प्रांतीय प्रशासन का सब्स्टिट्यूट था। तो यहां पर कुल मिलाकर आप देखोगे एकता प्रशासन पर आपको निगाह डालनी है, और सिख अथवा सरकार का प्रशासन। एक्चुअली दिस इज द सेंट्रल डिपार्टमेंट। आफ्टर सेंट्रल डिपार्टमेंट यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रोविंशियल डिपार्टमेंट और एकता एडमिनिस्ट्रेशन, देन रीजनल, रीजनल मीन सिख अथवा सरकार, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, और उसके नीचे परगना का प्रशासन, और परगना प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन एट द लेवल ऑफ परगना। तो अब बच्चों ऊपर से नीचे तक पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए। केंद्रीय प्रशासन में कितने महत्वपूर्ण अधिकारी है? बर्नी ने 4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स कहे हैं, उनके ऑफिसर्स के नाम आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। फिर मेरा एक आपसे सजेशन होगा, या तो यहाँ या महत्वपूर्ण सुल्तानों के उपलब्धियां वाले किसी भी कॉलम में आपको यह पता होना चाहिए कि फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। यानी दिल्ली के विविध सुल्तानों ने अलग अलग समय में अलग अलग विभाग बनाए, तो वो आप कहीं ना कहीं लिस्टिंग कर लीजिए उसको। फिर उसके नीचे आप आते हैं तो एकता प्रशासन, एकता एडमिनिस्ट्रेशन में आप आते हैं। तो एकता एडमिनिस्ट्रेशन की, अब देखिए पिछले साल आप क्वेश्चन पेपर उलटिए 2019 यूपीएससी का, आप देखेंगे मैं तो चकित, क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए पेपर उधर हुआ, इवनिंग में आया और मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरे मन में यही सवाल खड़ा हो रहा था, क्या बच्चों ने इसे सॉल्व कर पाया होगा? क्योंकि जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम जो मुगल का है उससे, और जमींदार वर्ग से, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो इसलिए अगर स्ट्रक्चर पता हो, जैसा एकता है तो यहां पर आप एकता समझ लीजिए, और जब आप मुगल काल में आएंगे तो मनसबदारी जागीरदारी समझ लेंगे, क्योंकि आप तो ओरिजेंटल स्टडी भी कर ही रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और देखो, अच्छा जानने में और बुरी स्थिति में एक ही स्टेप का फासला होता है, तरीका सही होना चाहिए। यू कैन से वेल बिगन हाफ डन। अगर आप अच्छे ढंग से स्ट्रक्चर, आप अगर एक अच्छी शुरुआत करते हो तो आपका रास्ता बहुत ही सुगम हो जाता है, आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो सिख अथवा सरकार का प्रशासन, अब उसके नीचे सिख है। सरकार मैंने इसलिए कहा कि शेर शाह के समय सरकार था, और शेर शाह को हम मुगल में काउंट नहीं करके दिल्ली सल्तनत में ही काउंट कर लेते हैं। और परगना स्तर का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एट द लेवल ऑफ परगना,
उसके नीचे परगना का, इनके ऑफिसर्स के नाम, इनके काम, ये सब जो भी हमारे सामने फैक्ट्स है मैं वही करता हूँ। जैसे मैं जनरल स्टडीज़ के बच्चों को जो वैसे बताया कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोचिंग हुई, मैंने जो अपने देख रेख में जो स्टडी मटेरियल बनवाता हूँ, तो मेंस का पार्ट तो मैं खुद ही फॉर्म कर लेता हूँ, और प्रीलिम्स वाले में प्रत्येक टॉपिक में कहता हूं ब्लॉक बनाओ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इस ब्लॉक में डालो। जैसे अगर हमारा प्रशासन चल रहा होगा तो आपको प्रशासन से संबंधित सूचना उसी ब्लॉक में रहनी चाहिए। जो एक बार बच्चा पढ़े, और बच्चे को मैं निर्देश दे दूंगा कि फर्स्ट राउंड में ब्लॉक नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर, और सेकेंड राउंड में विथ ब्लॉक, और थर्ड राउंड में विथ ब्लॉक रिविजन। अब उसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर रहेगा। और जितना इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन संभव ही नहीं। आप ज्यादा मगजमारी करोगे तो ज्यादा परेशान होगी, क्योंकि आपको अन्य सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। तो बहुत फूक फूक के कदम डालना होता है। तो शिक अथवा सरकार का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिक एंड सरकार, देन परगना स्तर का, इसको कवर किया। अब हम आ गए, हाँ, एक स्टेज बचेगा मेरा भू राजस्व सुधार, ये मैंने प्रशासन में ही रखा है। तो ये प्रशासन अर्थव्यवस्था सब में हमारा आता है। जैसे मैं चाहूंगा कि यहां पर 2-3 चीजें हों, जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, कृषि है, कृषि के बाद वाणिज्य व्यापार है, मुद्रा है, किस किस सुल्तानों ने कौन कौन सी मुद्रा चलाई, और विभिन्न सुल्तानों के द्वारा जो मुद्राएं चलाई गई उसकी भी जानकारी के स्ट्रक्चर बनी। कृषि में किस प्रकार से भू राजस्व सुधार हुआ। फिर एग्रीकल्चर में आप देखोगे कि मैं जस्ट आपको उदाहरण बताता हूं। हाँ, जैसे कृषि है तो नई फसलें कौन कौन सी कृषि में आई। अफीम तथा मेहंदी, ओपियम और मेहंदी, ये नई फसलें हैं जो दिल्ली सल्तनत में आई। सिंचाई, गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था लागू की। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंचाई के लिए कौन सा काम किया, और फिरोज शाह तुगलक ने कैसे सिंचाई के विकास के लिए काम किया। तो हम एग्रीकल्चर वाले कॉलम में सारा डेटा आज बना लेंगे। एक्चुअली व्हाट यू नो एज कैनाल इरिगेशन इन इंडिया, नहर सिंचाई, वो मध्य एशिया से आया और इंट्रोड्यूस किया गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन सबसे अधिक नहरें बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये सब सूचना हो जाएगी। 2 नई फसलें आएगी, अफीम और मेहंदी, मेहंदी जो महिलाएं हाथ में लगाती हैं। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व सुधार में अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे मसाहत पद्धति लागू की, मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे बटाई को पुनर्जीवित किया, गयासुद्दीन तुगलक ने कैसे बटाई को पुनर्जीवित किया, माने हाउ डिड गयासुद्दीन तुगलक रिवाइव बटाई सिस्टम। देन हाउ डिड मोहम्मद बिन तुगलक रीइंट्रोड्यूस द लैंड मेजरमेंट अगेन एंड एक्सटेंडेड द लैंड मेजरमेंट सिस्टम टू होल ऑफ हिज एम्पायर। तो आगे कैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर भूमि की पैमाइश कराई और भूमि पैमाइश को पूरे साम्राज्य में लागू किया। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम गैदर कर लेंगे। अब थोड़ा सा बच्चे नगर प्रशासन, कोतवाल के बारे में जान लो। वो पूछेंगे कोतवाल नामक अधिकारी किससे संबंधित था। चॉइस नंबर ए थाना, चॉइस बी नगर प्रशासन, चॉइस नंबर सी तोपखाने विभाग की देखरेख, चॉइस नंबर डी सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा। तो अब उसमें तुमको कंफ्यूजन होने की संभावना है। तुमको पता चलेगा अरे कोतवाल, आज जो डीजी है का जो डिजिग्नेशन है वो पहले कोतवाल का हुआ करता था। तो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय प्रशासन, जुडिशियल सिस्टम। अब जुडिशियल सिस्टम में आप काजी जानते हो जो न्याय से संबंधित है। वो क्वेश्चन पूछेंगे कि इल्तुतमिश ने न्याय के लिए निम्नलिखित में इल्तुतमिश के अधीन नियुक्त अधिकारी किस कार्य से संबंधित था। अमीर ए दाद दे देंगे कि टू हुम Amir Dad, an officer under Iltutmish, was associated with which a specific duty, and then one of the choices is judicial works. तो वहां पर जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था है जुडिशियल वर्क्स, आपका आंसर हो जाएगा। तो वो फॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहां पर मैंने 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिया है ताकि आप इस क्वेश्चंस को देखो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। और दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। और थर्ड, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया। और उपरोक्त कथन में से कौन सा से कथन सत्य है? चॉइस ए केवल 1, चॉइस बी केवल 1 और 2,
चॉइस सी केवल 3, चॉइस डी 1, 2 और 3। यार माई पॉइंट इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। The Iqta system of sultans of Delhi was an ancient indigenous institution. Third, the office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji sultans of Delhi. वो आपसे देखो, मैं अपने शब्द में कहूँगा तब आप समझोगे। वो आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के अधीन, पहला पॉइंट में, एक अधिकारी आमिल था जो राजस्व वसूली से जुड़ा हुआ था। दूसरा पूछते हैं कि इक्ता प्रणाली जो सल्तनत काल में है वो भारत की देसी पद्धति थी जिसको सुल्तान ने अपनाया। और तीसरा पूछते हैं कि मीर बख्शी एक पद होता था जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विकसित हुआ था। ये 3 पूछते हैं। और चॉइस पूछते हैं ए केवल 1, बी 1 और 2 और सी 3 और डी 1, 2 और 3। अब प्राचीन देशी संस्था से वही मीन करते हैं। तो बच्चों अब इसका आंसर चुनना होगा, तो शायद आप लोगों का चॉइस अगर क्लियर हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो देखो यहाँ पर चॉइस ए केवल 1 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। अब इसमें हमने चॉइस आपको दिया हुआ है और अहदी की चर्चा भी कर चुका हूं कि आर्मी का ऑफिसर था, आर्मी का एक प्रकार था, तो इसलिए अब इसमें कोई मिस्ट्री आपके लिए नहीं रह गई, तो इसलिए आगे ही बढ़ जाता हूं। सिंचाई वगैरह की मैं चर्चा कर ही चुका हूं। अब जब आप एग्रीकल्चर को डील करते हो, इरिगेशन को डील करते हो, तो अब आप आ जाते हो क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री पर, शिल्प एवं उद्योग पर। नई तकनीकी, न्यू टेक्नोलॉजी। अब नई तकनीकी का मतलब यह है बच्चों कि आप लोगों को पता है कि भारत में चरखा कब इंट्रोड्यूस हुआ था, करघा कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तकनीकी के रूप में कागज और जिल्दसाजी। अब कागज का प्रयोग क्या प्राचीन काल में होता था, आपको पता है? नो। फर्स्टली दिस पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना in 1st century, and then it moved to the other parts, and here you can see in India it was introduced for the first time in 13th century in Gujarat। बलबन के समय में गुजरात में पहली बार पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले किस पर लिखा जाता था? बुर्ज पत्र या तालपत्र पर लिखा जाता था। तो मेरा तो मानना है कि क्या ये हमको नहीं जानना चाहिए कागज कब प्रचलन शुरू हुआ? नवीन तकनीकी में चरखा 14वीं सदी में आई है। फुतुह सलातिन एक ग्रंथ है। For the first time, this you can say a spinning wheel or charkha has been mentioned in this text Futuh Salatin by Isami। Isami is the author। और फिर वहां से आगे बढ़ते हो तो करघा 15th सेंचुरी में मिफ्ताह उल फुजाला एक टेक्स्ट है, करघा के बारे में लिखता है। तो बच्चे सारे तकनीकी को यहीं हम लोग कवर कर लेते हैं। राजकीय कारखाने बनाने वाला, सबसे पहले 36 राजकीय कारखाने बनाने वाले और 12,000 दासों को राजकीय कारखाने में लगाने वाले कौन सा सुल्तान था? मैं चॉइस दे रहा हूं। चॉइस ए अलाउद्दीन खिलजी, चॉइस बी बलबन, चॉइस सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड चॉइस डी फिरोज शाह तुगलक। हैव यू सिलेक्टेड द राइट चॉइस? आई एम रिवीलिंग द चॉइस। चॉइस नंबर डी इज फिरोज शाह तुगलक इज द करेक्ट आंसर। अब मुद्राओं का प्रचलन, तो सबसे पहले टंका और दूसरा आप देखते हो जीतल। एक तांबे का मुद्रा है, पहला टंका चांदी का मुद्रा है। उसको स्टैंडर्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया इल्तुतमिश ने। उसके बाद किस किस सुल्तान ने क्या क्या परिवर्तन लाए उसकी वही सूची बना लेते हैं। फिर व्यापार। अब अनुमान करो पार्ट 2 में जो तुमने ट्रेड देखा, उससे ट्रेड की वृद्धि हुई होगी या डिक्लाइन हुआ होगा? तो वृद्धि हुई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टेबल आइटम्स इंडिया से स्लेव्स थे और सबसे इंपॉर्टेंट इंपोर्टेबल आइटम्स हॉर्सेस थे, घोड़े। तो फिर आप यहीं पर व्यापार का बना लीजिए, आयात निर्यात के प्रमुख मद्य की सूची बना लीजिए, ताकि हमें क्वेश्चन पूछे तो हम उसको देख लेंगे आगे। अब समाज पर आप आएंगे तो देख, तो एक तो वर्टिकल भी तो समाज का विभाजन है। वर्ण और जाति व्यवस्था कैसे चल रही है। जैसे जब तुर्कों का आगमन हुआ तो तुर्कों के आगमन के बाद वो तो वहां पर तो मुस्लिम बंधुता की भावना थी। तो हियर यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट द फैक्ट दैट कि जब वो मुस्लिम बंधुता की भावना की बात कर रहे हैं तो क्या भारत में वो जाति व्यवस्था को तोड़ सके? नहीं, उल्टा उन्हीं पर जाति व्यवस्था का प्रभाव पड़ गया। इस्लाम assimilated the caste system in India, and I have to share some information with you कि 2 factors change the nature of Islam of South Asia from that of West Asia and Central Asia. One factor is
Bhakti movement, or you can say the impact of Sufism, and the second one factor is casteism in India. मैं आपको ये बताना चाहता कि इस्लाम भी यूनिफॉर्म नहीं है। पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के इस्लाम से अगर दक्षिण एशिया का इस्लाम अलग हुआ तो दो कारकों ने इसे अलग किया है। एक कारक है सूफी पंथ और दूसरा है जाति व्यवस्था। उसने भारत में जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन कास्ट था उसको भी इस्लाम ने अपने में अपना लिया। आज भी देखो ना, आप मंडल कमीशन में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू हो तो उनमें भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कोई एससी स्टेटस निकल ही जाएगा, लेकिन कुछ वजह से ऐसा नहीं उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है सच्चर कमीशन का। लेकिन ये जो मंडल आयोग है उसने तो मुस्लिमों के अंतर्गत भी तो बैकवर्ड कास्ट का सिलेक्शन किया ना। तो जब कास्ट सिस्टम है ही नहीं इस्लाम में तो फिर क्यों कैसे वो कास्ट आए? तो हिंदुइज्म के इंपैक्ट से आए। स्लेवरी सिस्टम का इस समय बढ़ोतरी हुई है। नए शिल्प को चलाने के लिए इरफान हबीब कहते हैं कि बड़ी संख्या में स्लेव्स की नियुक्ति की जा रही थी। इवन दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द नेचर ऑफ इस्लाम एट दैट टाइम। आई हैव टू डिस्कस विथ यू। तो इसको थोड़ा सा इसको अब भक्ति और सूफी आंदोलन, बच्ची अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको भक्ति और सूफी आंदोलन से वो पूछेंगे। और इतना इंपॉर्टेंट ये मूवमेंट है कि सिर्फ यहां पर चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको अलवार और नैनार संत की चर्चा की थी। सो फर्स्टली देयर अपीयर्ड द अलवार एंड नैनार संट्स एंड दे वर फॉलोड बाय आचार्यास, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एटसेट्रा। विशेषकर आप कह सकते हो रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य एटसेट्रा। तो पहले अलवार और नैनार संत आएंगे, एक विष्णु पूजक होंगे, दूसरे शिव पूजक होंगे, और फिर उसके बाद आचार्य आएंगे और दक्षिण की भक्ति का मॉडल तैयार होगा। फिर दक्षिण से भक्ति उत्तर में आएगी तो यहां पर दो धाराओं में बढ़ जाएगी। एक शगुन भक्ति की धारा जो दक्षिण की भक्ति से मिलती जुलती होगी, और दूसरा निर्गुण भक्ति की धारा जो ना तो दक्षिण में पाई गई ना किसी और जगह पाई गई। उत्तर में उसका एवोल्यूशन हुआ एट द रिजल्ट ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन। वो कल्चरल एसिमिलेशन कहां से हुआ? तो नाथपंथ से हुआ और इस्लाम से हुआ। थोड़ा इस्लाम का ही प्रभाव है, नाथपंथ का ही प्रभाव है और सूफिज्म का ही प्रभाव है। तो एक तरफ निकल कर आते हैं गुरु नानक और कबीर दास, दादू दास, मलुक दास, सो मेनी, जगजीवन दास। तो बहुत सारे इस तरह से निर्गुण संत होंगे। और सगुन में तुम देखते हो कृष्णा भक्ति वाले हैं और रामा भक्ति वाले हैं। बच्चे ये पूरा क्लास डिजर्व करता है भक्तिज्म। इसलिए मैंने सोचा है कि पास्ट एंड द प्रेजेंट सीरीज, क्योंकि आज भी कुछ न कुछ इंडियन लाइफ पर भक्तिज्म का इम्पैक्ट है। फिर जितने भी इंडिया के कल्चरल ट्रेड्स है उस पर भक्तिज्म का इम्पैक्ट है। इसलिए पास्ट एंड द प्रेजेंट सीरीज में मैं कब ये तो डेट डिस्क्लोज नहीं करूंगा, फिर एक क्लास लेकर मैं भक्तिज्म पर जरूर आऊंगा आप लोगों के पास। तो इसके बाद तुम देखोगे भक्तिज्म सूफिज्म से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो बच्चे बढ़िया से स्ट्रक्चर बना लेना, डिफरेंट सूफी सिलसिला का स्ट्रक्चर बना लेना, सूफी संत का, किस संत ने कौन सी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी दी है उसका भी होना चाहिए। जो आपके सगुण भक्त हैं उनका टाइम पीरियड भी होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे भाषा और साहित्य, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। जैसे एक नास्तालिक है, तो खैर ये तो मुगल काल का है। आपको स्टेट वाले एक मैं आपको बताता हूं, इसमें नहीं, इसमें जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा था, पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था, पिछले साल से पिछले साल दो साल हो गए। इरफान हबीब की एक बुक आई थी एक्चुअली, तो इससे इन्फ्लुएंस होकर पूछा था कि गुरु नानक मतलब कौन से संत थे, पूछा कौन से संत थे जो इब्राहिम लोदी के पतन और बाबर के शासन की स्थापना के समय मौजूद थे। और एक पॉइंट 1 में दिया था गुरु नानक, पॉइंट 2 में दिया था त्यागराज, और पॉइंट 3 में दिया था दादू दयाल। अब देखो बच्चों, उसको कैसे बच्चे करेंगे जब तक वो नहीं जानेंगे। अब गुरु नानक इसलिए हो जाएंगे कि 1469 में वो आए और 1539 तक वो रहे, और 1526 में इब्राहिम लोदी का पतन हुआ और फिर बाबर के रूल का फाउंडेशन हुआ। बल्कि एक बार गुरु नानक बाबर के साथ टकराए भी थे। तो इतने सारे कोइंसिडेंस का ज्ञान होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा अगर आप कॉन्शियस रहोगे तो इंटेलेक्चुअल गेस से हो जाता है कि यह ऐसा था, यह ऐसा था, इसलिए यह ऐसा होगा। जो पिछले में मैंने आपको बताया था, याद होगा, जॉन मेजर सिंड्रोम। सो समटाइम वी कैन यूज द जॉन मेजर मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन।
जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको जॉन मेजर मेथड कहा था। तो उससे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चे भाषा एवं साहित्य का भी एक सूची बना लो, क्योंकि यह भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप देखते हो अरबी भाषा धर्म की भाषा थी। जैसे जब इस्लाम जब बढ़ा तो अरबी भाषा लेकर बढ़ा, और अरबी भाषा लेकर आगे बढ़ा। जब ईरान को जीता तो ईरान में फारसी भाषा का प्रचलन था। तो मैंने आपको कहा कि एक तरफ इस्लाम कंकर्ड ईरान एंड इन रिटर्न ईरानी कल्चर कंकर्ड इस्लाम, दूसरी तरफ ईरानी संस्कृति ने इस्लाम को जीत लिया। तो फारसी भाषा को अपना लिया इस्लाम ने, और जो खासकर तुर्की शासक हुए महमूद गजनी ऑनवर्ड्स, क्योंकि महमूद गजनी के दरबार में ही फारसी भाषा साहित्य का पुनर्जागरण देखा गया था। एंड यू विल कम टू नो अबाउट पर्शियन रेनेशा। और उस पर्शियन रेनेशा का फाउंडर कौन था? तो फिरदौसी था, जिसने शाहनामा लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट कृति है शाहनामा। और फिर जब वहां से आए तो जितने भी तुर्क शासक आए, मोहम्मद गोरी के बाद तुम देखोगे सबसे पहले हसन निजामी है, जिसने फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा है। एंड ही वॉज द कोर्ट स्कॉलर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हसन निजामी का टेक्स्ट है ताजुल मासिर, उसने लिखा है। अब वहां से आगे बढ़ जाओ, इसका अगला सीक्वल आपको मिनहाजुल सिराज का मिलेगा, जो इल्तुतमिश के दरबार का है, उसके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद के दरबार में रहा है। उसका ग्रंथ है मिनहाजुल सिराज का तबकाते नासिरी। और उसका अगला सीक्वल हो जाता है बर्नी का तारीखे फिरोजशाही, और बर्नी के तारीखे फिरोजशाही का सीक्वल हो जाता है शम्स-ए सिराज अफीफ का दूसरा तारीखे फिरोजशाही। 2 तारीखे फिरोजशाही लिखे गए। और शम्स-ए सिराज अफीफ के आगे का सीक्वल हो जाता है तारीखे मुबारक शाही, जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी का। तो मेरे विचार से अगर टेक्स्ट का स्ट्रक्चर इसी तरह बन जाए फारसी भाषा साहित्य। अब जब तुर्क लोग आए तो बहुत सारे रीजनल शासक भी स्थापित हुए, और जो रीजनल शासक और क्षेत्रीय शासक है, उन्होंने क्षेत्रीय भाषा को प्रश्रय दिया। किसी ने बंगाली भाषा को संरक्षण दिया, किसी ने मराठी भाषा को संरक्षण दिया, किसी ने गुजराती भाषा को संरक्षण दिया। जैसे आप अहमद शाह को देखिए, जिसने अहमदाबाद की स्थापना की है। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर को भी संरक्षण मिला है उस समय। और भक्ति और सूफी मूवमेंट, अब सूफी को ही आप देखिए। शेर शाह के समय आया है मलिक मोहम्मद जायसी। अब एक पद्मावत तो बहुत अधिक चर्चा में रही है, आप लोग देखते हो। और आपको अभी तक क्यों क्वेश्चन नहीं पूछा है क्वेश्चन सेटर, मुझे बेचैनी है। उसको पूछना चाहिए था कि पद्मावत निम्नलिखित में किस भाषा में लिखित ग्रंथ थी? चॉइस ए अरबी, चॉइस बी फारसी, चॉइस सी राजस्थानी, चॉइस डी अवधी। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर राजस्थानी कर सकते थे, अवधी भाषा में ठेठ अवधी, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। उसी में तुलसीदास ने आगे रामचरितमानस लिखा है, उनकी जो अवधी भाषा है वो परिष्कृत अवधी है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा कि बेसिकली ये इस तरह से हम भाषा को पकड़ लेंगे, साहित्य को पकड़ लेंगे, हम सब जगह स्ट्रक्चर बना लेंगे। कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पर एक कोट, जितना मैंने हिस्टोरियंस का नाम आपको बताया, हसन निजामी हो, मिनहाजुल सिराज हो, याहिया बिन अहमद सरहिंदी हो, उन सब की रचना को तवारीख कहा जाता था। लेकिन तवारीख के समानांतर एक दूसरी रचना थी मलफूजात। आपको पूछेंगे मलफूजात क्या था? मलफूजात सूफी साहित्य था, शेख हसन सिज्जी की रचना है। फिर हमीद कलंदर की रचना है फवाद उल फवाद। ये सब मलफूजात की कैटेगरी में आती है सूफी साहित्य, या कॉमन लोगों की भावना इसमें व्यक्त हुई है। और जो तवारीख है वो दरबारी कल्चर को बताता है। आप एनसीईआरटी पढ़ो बच्चे, मैं अगर आप पढ़ सकते हो, आप लोग बोलते तो एनसीईआरटी पता नहीं कितने लोग पढ़ पाते हैं। एक क्लास 8th की, जो क्लास 7th की आपकी मीडियम में नई एनसीईआरटी, उसको पढ़ लो, वहां भी आपको सूचना मिल जाएगी। और आप पुरानी एनसीईआरटी, अब रोमिला था पर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन वो पुरानी एनसीईआरटी उस तरह से लिखी गई है, वो मध्यकाल की है। और फिर वहां से जब मध्यकालीन क्लास 7th की एनसीईआरटी, उसको पढ़ो। ओल्ड एनसीईआरटी आपको जेरोक्स फॉर्म में मिलेगी। ओल्ड एनसीईआरटी आपको जेरोक्स, आप बोलोगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, पुरानी एनसीईआरटी जेरोक्स के सब वाले आपको दे देंगे। और फिर पुरानी जो एनसीईआरटी क्लास 12th 11th की थी, वो सतीश चंद्र के द्वारा जो लिखित है, वो अब ओरिजिनल नहीं है। या तो आपको जेरोक्स में मिल जाएगा दुकान पर, या फिर ब्लैक स्वान पब्लिकेशन ने उसको दोबारा रिपब्लिश किया है। मध्यकालीन भारत 8वीं सदी से 17वीं सदी। और नई एनसीईआरटी क्लास 12th आपका है, जिसमें 5 चैप्टर्स है।
तो आप अगर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हो तो क्वेश्चन भी वो एनसीईआरटी बुक से पूछते हैं। अब स्थापत्य कला, तो स्थापत्य में भारत में जो जितनी शैलियां थी हमने बताई वो शाहतीरी शैली थी। शाहतीरी शैली में क्या होता है, स्तंभ और पिलर होता है, और उनकी जो शैली है वो जानबूझ के मैंने अभी नहीं दिखाया, वो फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। मेहराब एवं गुंबद, जैसे मेहराब लाते थे 60 डिग्री के कोण पर मेहराब बनता था, एंड यू आर जस्ट मूविंग दिस आर्क, दैट इज कॉल्ड आर्क एंड डोम। यू कैन मूव दिस आर्क in direction of 360 degree, it will take the form of a dome, वो गुंबद बन जाएगा। तो मैंने आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। एक तो नास्तालिक क्या है तो मुगल काल का, यही डल गया। एक प्रकार की फारसी लिपि होती थी, एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी। मुगल शासकों द्वारा लगाया गया कर, उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता। Nastaliq is a Persian script used in medieval India. A raga composed by Tansen. C. A ses levied by the Mughal rulers. And a manual of code of conduct for the ulemas. तो ये आपका एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन है। ये आपका नास्तालिक है, यह एक फारसी लिपि होती थी, एक प्रकार की फारसी लिपि जो उर्दू से मिलती जुलती थी। ये मुगल काल का है। निम्नलिखित में से किस स्मारक, अब वो स्टेट में भी चले जाएंगे, क्योंकि भारत में अगर तुम देखोगे मेडिवल आर्किटेक्चर का उसको या मेडिवल कल्चर का, तो उसके विकास का 3 स्टेज रहा है। पहला स्टेज रहा है सल्तनत, दूसरा स्टेज रहा है रीजनल स्टेट्स, और तीसरा स्टेज रहा है मुगल। तो तीनों स्टेज के बारे में तो ये जो दूसरा स्टेज यही है। अब यहां पर आपसे पूछते हैं निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है। Which one of the following monuments has a dome which is said to be one of the largest in the world? शेर शाह का मकबरा सासाराम, टॉम्ब ऑफ शेर शाह सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद और मॉस्क दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली, गोल गुंबज बीजापुर, गोल गुंबज बीजापुर। ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का है। तो इब्राहिम आदिल शाह का, तो इसमें जो गोल गुंबज है बीजापुर का, ये आपका सबसे बड़ा है। तो जब स्टेट पर होगे तो एक लिस्ट बना लेंगे, 3 दरवाजा कहाँ है, जहाज महल कहाँ है, गोल गुंबज कहाँ है, किसका क्या स्टेटस है। तो स्टेट्स वाले में ही बची एक लिस्ट, सूची बनानी पड़ेगी। और जब हम दिल्ली सल्तनत का विघटन होगा तो स्टेट का कल्चरल अचीवमेंट्स क्या है उसकी सूची बना लेंगे। और थोड़ा विजयनगर आपको एक्सक्लूसिवली पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि अब स्टेट में आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। यहां पर स्टेट दे देंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां पर स्टेट दे देंगे लेफ्ट में, और राइट साइड में आपको उसके रूलर्स के नाम दे देंगे। तो यहां पर देख रहे हो स्टेट में देवगिरी, उधर शंकर देव, वारंगल रामचंद्र देव। अब शंकर देव का पिता ही रामचंद्र देव है। वारंगल में उनको प्रताप रुद्रदेव द्वितीय देना चाहिए था, वो जानबूझ के आपको फंसा रहे। होयसल वीर बल्लाल, ठीक है, और मदुरई वीर पांड्या। तो नॉट करेक्टली मैच्ड में आपको वारंगल हो जाए। तो वो फैक्ट्स पूछते हैं, लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर है, वो हमको फैक्ट में विफुल नहीं कर सकते। हम स्ट्रक्चर से क्वेश्चन का आंसर निकालें, बस सोचेंगे कि अच्छा ये हो सकता है। कई बार तो उम्मीदें भी करनी पड़ती है, कई बार एक कंजेक्चर लगाना पड़ता है, यू कैन से इंटेलेक्चुअल गेस। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय, द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। 2 कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। द प्राइवेट ऑनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्रियल टैक्स। आपसे ये पूछ रहे हैं कि कृष्णदेव राय के अधीन में जो भूमि में जो भू राजस्व का निर्धारण होता था, जो लैंड रेवेन्यू का फिक्सेशन होता था, वो क्वालिटी ऑफ लैंड के आधार पर, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर होता था। क्या आप हाँ कहते हैं, ना बोलते हैं? दूसरा कि इंडस्ट्रियल टैक्स लगता था उस समय। ये 2 चीज आपसे पूछा है। तो आप पूछोगे तो पता चलेगा भाई कृष्णदेव राय ने तो विवाह पर भी कर लगाया था, मैरिज टैक्स भी लगाया था, तो टैक्स लगाने में तो बहुत ही माहिर थे वो। तो इंडस्ट्रियल पर जरूर लगाया होगा, आप अनुमान कर लो कि उस इंडस्ट्रियल पर उन्होंने लगाया हुआ था। और भूमि की गुणवत्ता के आधार पर यस।
जो विदेशी उसमें का यात्री आया है, उसने भी 2-3 यात्रियों ने इस बारे में मेंशन किया है कि द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। तो ये आपको एनसीईआरटी ही मिल जाएगा। तो आप एनसीईआरटी की पुस्तक खोलें, आपका क्लास 12 पर एक खास चैप्टर उसने दिया है, एक मतलब अनोखा साम्राज्य करके, विजयनगर साम्राज्य पर, बहुत अच्छा टॉपिक है वो। अब इसके बाद तो यही फॉर्मूला फिर मुगल पर लागू कर दो बस, और सल्तनत से मुगल ओरिजेंटली बढ़ जाइए, पूरा स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। अब यू आर सपोज टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला इन मुगल पीरियड एज वेल। अब हम लोग मुगल काल में वही फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले राजनीतिक विस्तार। राजनीतिक विस्तार में आपने सल्तनत के राजनीतिक विस्तार को कहाँ छोड़ा है? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में छोड़ा है, जब पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ बाबर एंड फाउंडेशन ऑफ द मुगल स्टेट अंडर बाबर। फिर बाबर ने किस प्रकार मुगल राज्य की स्थापना की। अब बाबर के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं जितनी हैं, और बाबर ने जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हो, तुजुक बाबरी, आपको उस पर भी नजर रखनी है कि तुजुक बाबरी में बाबर ने कितने भारतीय राज्यों का विवरण दिया है, उसने किन हिंदू राज्यों का विवरण दिया है, मेवाड़ और विजयनगर। तो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, और जब क्वेश्चन वो एक बार जब गुजर जाते हैं तो फिर हम तथ्यों का संचय करके घूमते रहते हैं। नहीं, वी कैन नॉट टेक द चांस। हम पहले ही उसको ऑर्डेन करेंगे, पहले ही इसको एक कंजेक्चर हमारा होगा कि भाई कहाँ तक वो ले जा सकते हैं। तो बाबर पर उसने जो एक विशेष रूप से गार्डन्स भी बनाए हैं, उनको भी नाम याद रखिए। और फिर बाबर का डेथ हुआ है, कितने इंपॉर्टेंट बैटल्स इंडिया में वो लड़े हैं, मतलब लड़ा है किस प्रकार से, पानीपत का बैटल, खनवा, फिर अलवर, फिर उसके बाद उसने किस प्रकार घाघर के युद्ध के बाद कहाँ उसका डेथ हुआ है, ये सब आपको स्टोरी के फॉर्म में नेचुरली। और हुमायूं, अब ये स्टार्टेड अ वेरी थॉर्नी कैरियर, बड़ा कांटे का ताज उसे मिला और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी अफगानिस्तान और पश्चिमी अफगान और पूर्वी अफगानों से उसका किस प्रकार मुकाबला हुआ, कैसे शेरशाह के साथ उसकी डीलिंग हुई, उस स्टोरी को सुनते हुए आगे बढ़ जाइए। हाउ डिड ही लूज हिज बैटल टू शेरशाह, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द बैटल्स, हाउ डिड ही मेक एन एस्केप फ्रॉम इंडिया एंड टुक रिफ्यूज इन पर्सिया। तो उसके लाइफ में कैसे भारत से भागा, कैसे उसने ईरान में शरण ली, ये पूरी कहानी आप कहानी के फॉर्म में उसको जान लीजिए। और घटनाक्रम अकबर 1556 टू 1605। अब अकबर से जुड़े हुए बहुत सारे हैं। अब उसमें केवल यह ध्यान रखना, हो सकता है किसी स्टेट को अकबर नहीं जीत सका हो, या साउथ में अकबर ने कहाँ तक एक्सपेंशन किया है, कहाँ से आगे अकबर नहीं बढ़ सका। जैसे दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अहमदनगर दक्षिण में, चूंकि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा 3 राज्यों का नाम आपने सुना होगा, कि अहमदनगर राज्य को किस मुगल शासक ने मिलाया था। अहमदनगर स्टेट इन डेक्कन वाज अनेक्स्ड बाय व्हिच मुगल रूलर। अब चॉइस ए में वो देंगे अकबर, चॉइस बी शाहजहां, चॉइस बी जहांगीर, चॉइस सी शाहजहां एंड चॉइस डी औरंगजेब। अब ये 4 नाम आपको देंगे। तो आप, अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, क्योंकि अकबर तो अहमदनगर तक नहीं पहुंच पाया, अहमदनगर से केवल बरार और बालाघाट का क्षेत्र लिया है, तो पूरे अहमदनगर को अनेक्स किसने किया है? तो शाहजहां ने किया। और बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब की बारी होगी, तो इस स्ट्रक्चर में औरंगजेब तक चले आए, शाहजहां, औरंगजेब। तो मैं तो चाहूंगा कि एक स्टोरी यहां से शुरू करते हैं, औरंगजेब पर जाके समाप्त करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, सारे इंपॉर्टेंट, अगर कुछ स्पेसिफिक किसी ने काम किया है, जैसे बल्ख अभियान किसके काल में हुआ, बल्ख अभियान पर किसे भेजा गया था, ये सब नेचुरल स्टोरी के फॉर्म में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन होते हैं। अब साम्राज्य विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, दूसरा पहलू अकबर से औरंगजेब तक, फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, उसमें सारा कॉन्क्वेस्ट आपका आ जाएगा, सारा बैटल्स आ जाएगा, मुगल शासकों की विशिष्ट उपलब्धियां, स्पेशल अचीवमेंट्स ऑफ मुगल इंपेरर्स। अगर मुगल शासकों ने कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल की हो तो उसकी भी चर्चा आप यहां कर दीजिए। और अब आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, वो क्वेश्चन नेचुरली आपसे पूछते हैं। जैसे एक तरह का क्वेश्चन मैं बताता हूं,
स्टेटमेंट होता है और रीजनिंग होती है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस वो डालते हैं, और सब्जेक्ट्स में भी डालते हैं, हिस्ट्री में भी डालते हैं। तो उसमें एसर्शन में एक स्टेटमेंट देंगे और रीजनिंग में फिर दूसरा स्टेटमेंट देंगे और चॉइसेस देंगे कि चॉइस ए कहेंगे कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज गिवन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। बी देंगे कि ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली एंड गिव नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर ए। सी में देंगे ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में देंगे ए गलत है परंतु आर सही है। अब स्टेटमेंट दिया है कि शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह को बल्ख, बदख्शां और कांधार के अभियान पर भेजा गया था। अब रीजनिंग, शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। Assertion, during the reign of Shah Jahan, Dara Shikoh was sent on expedition to Balkh, Badakhshan and Kandahar. Reasoning, the expedition sent by Shah Jahan to the Middle East was a marvelous success. अब देखो अब ये जो आर पर यहां पर जो दिया हुआ है इसको तो क्रॉस मार देते हैं, आर तो गलत हो गया, क्योंकि शाहजहां के समय मध्य पूर्व का जो अभियान है वह है आपको कांधार का अभियान, जिस पर दारा शिकोह भी विफल होकर आ गया और औरंगजेब भी विफल होकर आ गया। ये सर्सन ए करेक्ट है, तो इसका आंसर आपका बन जाता है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को पकड़ना पड़ता है समझ के आधार पर। अगर हमारे दिमाग में स्टोरी नहीं रहेगा तो हमारा ध्यान नहीं रहेगा। हालांकि ए में उसने एक गलती करी है क्वेश्चन सेटर ने, मतलब और लोग तो महान लोग हैं, मैं कहना उचित नहीं है। जैसे दारा शिकोह बल्ख, बदख्शां के अभियान पर, कांधार के अभियान पर गया था, परंतु बल्ख के अभियान पर वो नहीं गया था। और बल्ख के अभियान पर या तो मुराद बख्श को भेजा था या औरंगजेब को, लेकिन तीनों नाम एक साथ दे दिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं। तो अब संरचना देखते चलो। अब प्रशासन में आ जाओ, तो एडमिनिस्ट्रेशन में संरचना बनाओ। बादशाह, तो पहला ही मुद्दा तुम्हारे सामने बनता है कि अंडर मुगल्स यू फाइंड द टर्म बादशाह, और सल्तनत में आप सुल्तान सब सुनते हो। तो बादशाह और सुल्तान में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बादशाह एंड सुल्तान? पहला मुद्दा हमारे सामने है। तो सुल्तान अपने से ऊपर एक खलीफा की सत्ता को स्वीकार करता था। सुल्तान यूज्ड टू एक्सेप्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफ अबव हिम, बट बादशाह डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कैलिफ ऑफ द एज। मतलब जो बादशाह था अपने ऊपर किसी खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आपने सल्तनत में डिफरेंट विभाग देखा है, मुगल में डिफरेंट विभाग देखिए। पीछे मैंने आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पीछे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपको उसमें बरगलाने की कोशिश की गई है एक चॉइस सी बनाकर कि मीर बख्शी पद सुल्तान सल्तनत काल में विकसित हुआ था। अब अगर मुगल और सल्तनत इन दोनों के डिपार्टमेंट्स और उनके ऑफिसर्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेक्ट करेंगे? और क्वेश्चन करेक्ट करना है तो हमें तो वो थोड़ा सा उतनी उदारता तो दिखानी पड़ेगी, उतनी जेनरोसिटी। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, उसके ऑफिसर्स का नाम की आप सूची बना लीजिए। नीचे आइए सूबा प्रशासन, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकबर प्रेफर टू कॉल दिस प्रोविंस एज सूबा। और अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को पहले 12 सूबों में विभाजित किया था और फिर उसके शासन के अंत में सूबों की संख्या 15 हो गई थी। तो ये सूबा प्रशासन है, तो उसमें ऑफिसर्स कौन कौन है? नजीम या सूबादार है, प्रांतीय दीवान है, प्रांतीय बख्शी है, प्रांतीय सदर है। तो सारे ऑफिसर की सूची को क्लियर करिए। उसके नीचे आइए सरकार। सरकार शेरशाह ने शुरू किया। जैसे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरकार वो डिस्ट्रिक्ट के इक्विवेलेंट था कि सरकार प्रशासन की शुरुआत किसके काल में हुई? अंडर व्हिच एम्पेरर द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट स्टार्टेड। तो आपको उस समय सिलेक्ट करना है एंड चॉइसेस आर: चॉइस ए मोहम्मद बिन तुगलक, चॉइस बी फिरोज शाह तुगलक, चॉइस सी शेरशाह एंड चॉइस डी अकबर। सो योर चॉइस इज सी, शेरशाह। सरकार उसी ने शुरू किया, लेकिन प्रांतीय प्रशासन शेरशाह नहीं शुरू कर पाया था, जिसको कहते हो स्टैंडर्ड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मानक प्रांतीय प्रशासन की शुरुआत अकबर ने की है। परगना,
उसके नीचे परगना शेरशाह के समय ही डेवलप हुआ था, केवल अधिकारियों का नाम वहां अलग है। फिर अब मनसबदारी जागीरदारी पर आते हो, इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में है। अब यहां पर आके टेम्पटेशन होता है कि जो बच्चे मनसबदारी जागीरदारी पढ़ते हैं वह थोड़ा इक्तादारी को पहले जाने। अब जब आप इक्तादारी सिस्टम, यू आर जस्ट मेकिंग अ स्टडी ऑफ इक्ता सिस्टम, तो देन वंस अगेन आई एम टेम्प्टेड कि इफ दिस गाय वुड बी फैमिलियर विथ द प्रिवेलिंग फ्यूडल सिस्टम इन प्री टर्किश एरा ऑफ इंडिया, सो दैट विल गिव अ मोर क्लियर पिक्चर। मतलब थोड़ा लालच होता है कि इस बच्चे को अगर थोड़ा सामंती व्यवस्था की भी समझ हो और फिर यह इक्ता व्यवस्था को पढ़े तो फिर सोने में सुहागा है। और जब सामंती व्यवस्था पर आता है तो फिर थोड़ा सा लालच होता है कि थोड़ा सा यह पढ़े कि ये सामंती सिस्टम या फ्यूडल सिस्टम, व्हेन डिड द फ्यूडल सिस्टम इवॉल्व, माने ये फ्यूडल सिस्टम कैसे इवॉल्व होकर आया। तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है कि उससे पहले क्या था। तो अगर फ्यूडल सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है तो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या था, और फिर सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर क्यों हुआ, और उससे डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर कैसे बना। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लालच मन में आता जाता है और तब हम एंशिएंट में पीछे चले जाते हैं। तो चूंकि मेरा मानना है कि हिस्ट्री की स्टडी का अर्थ अगर चेंजेज है तो चेंजेज को समग्रता से अगर समझा जाए तो आम और गुठलियों के दाम, you will enjoy the subject, you will be encouraged to go through the subject and you can say to retain the so many informations and whatever may be। मतलब हमें मेंस की जरूरत हो, प्रीलिम्स की जरूरत हो, सारी जरूरत हम पूरी कर देंगे। अब वहां से फिर शेरशाह से अकबर तक, अब यहाँ पर जमींदार मनसबदारी जागीरदारी पढ़ने के बाद मुगल जमींदार वर्ग को पढ़िए, क्योंकि मुगल जमींदार वर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस बार जो क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी 2019 में, उसमें देखिए आपको जमींदार वर्ग से क्वेश्चन पूछा है, आपको जागीरदारी पद्धति से क्वेश्चन पूछा है। तो जमींदार क्लास एंड भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, शेरशाह से अकबर तक सुधार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म फ्रॉम शेरशाह टू अकबर। तो इसमें जब आप भू राजस्व पद्धति पढ़ेंगे तो पीछे तो आपने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार देख लिए हैं, और कुछ हद तक गयासुद्दीन तुगलक के भी, और कुछ हद तक फिरोज शाह तुगलक के भी। अब आप आ जाते हैं शेरशाह पर, शेरशाह का जो सिस्टम है, और शेरशाह के सिस्टम के बाद तब आप उसका फर्दर एवोल्यूशन अकबर के सिस्टम पर आते हैं। तो बच्चों मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि अगर हमें अलाउद्दीन खिलजी का लैंड रेवेन्यू सिस्टम पता रहेगा तो हम शेरशाह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर समझ सकते हैं, और अगर शेरशाह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम पता रहेगा तो हम अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर समझ सकते हैं। तो जैसे शेरशाह ने जब्ती प्रणाली आरंभ की, अकबर की पद्धति को भी जब्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है, लेकिन अकबर की पद्धति के लिए एक दूसरा नाम भी आता है, उसे कहते हैं आइन ए दहशाला। इट वॉज नोन एज द सिस्टम ऑफ आइन ए दहशाला एज वेल। तो इस तरह से बच्चों हम सैन्य व्यवस्था मुगल, उसी में आपको दाखिली सेना, अहदी सेना सबके बारे में मिल जाएगा, और कभी अगर अकेला वो अहदी पूछेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम, अब कौन सा अधिकारी न्याय देखता था, तो काजी उल कुजात तो था, लेकिन उसके साथ सद्र उस शूद्र का क्या रोल था, उसी में आपको सूचना मिल जाएगी। मदद ए मास क्या होता था, या सयुरगल क्या होता था, व्हाट वाज सयुरगल और मदद ए मास, वजीफा क्या था। फिर मुगल काल में दीवानी कानून जो सिविल लॉज था वो क्या था, क्रिमिनल लॉज क्या था। तो इवन अंडर सल्तनत एंड मुगल पीरियड यू विल फाइंड द क्रिमिनल लॉज वेयर मॉडल्ड ऑन द इस्लामिक लॉज, बट फॉर सिविल लॉज हिंदू लॉज फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम लॉज फॉर मुस्लिम्स। मतलब कि जो क्रिमिनल लॉ है वह क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल लॉ है वह लॉ था, वह मुस्लिम लॉज पर पैटर्न था, परंतु जिसको सिविल लॉज कहते हो दीवानी कानून, वो हिंदुओं के लिए हिंदू और मुसलमानों के लिए मुस्लिम। तो बच्चों क्या ऐसा पता चलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो मिडिवल एज में भी नहीं बन पाया, ना सल्तनत सुल्तान बना पाए, ना मुगल बना पाए, जबकि मिडिवल किंग्स ऑटोक्रेटिक होते थे। और उसके बाद हमने अपने संविधान में इसको एक ऑब्जेक्टिव के रूप में रखा है, लेकिन फूक फूक कर कदम देना चाहिए हमें भी। तो ये मेरा पर्सनल व्यूज है, डोंट टेक इट, क्योंकि हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री वालों का थोड़ा सा ज़्यादा ओपन माइंड हो जाता है। आप लोग भी देखोगे
तो देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, यू विल जस्ट एंजॉय दिस थिंग। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इतिहास से देखने को मिलता है कि कैसे अतीत में ऐसे हुआ, कैसे लोगों ने टैकल किया चीज़ों को। तो जब इंटरव्यू बोर्ड में जब बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा आप इतिहास से क्या सबक लेते हैं, तो बच्चे अगर थोड़ा भी डरते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। अरे डे टू डे लाइफ में हमको केवल सबक ही सबक मिलता है। मैं आपको पास्ट एंड द प्रेजेंट सीरीज में क्या बता रहा हूँ कि देखो प्रीवियसली हमने क्या किया, एक सिस्टम बना, वर्तमान में वो सिस्टम कहाँ पहुँच गया। तो सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इसको हमने कवर कर लिया। अब यहाँ से हम आते हैं मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। अब देखो इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चे, ये 2019 का क्वेश्चन है जिसकी चर्चा हमने की है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप लोग खुद पढ़ लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन चलो मैं एक बार थोड़ा कोशिश कर लेता हूँ क्योंकि आपको समझाने का। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। तो पॉइंट फर्स्ट में दिया है, जैसे विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। अब बहुत सारे बच्चों को जागीरदार जमींदार में दिक्कत होगी। देखो एक्चुअली क्या होता था कि स्टेट यूज्ड टू अपॉइंट इट्स ऑफिसर्स। तो स्टेट अपॉइंटेड ऑफिसर्स वेयर नोन एज मनसबदार्स। जो राज्य जो है वो अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता था, उनको मनसबदार कहा जाता था। वो उनको सिविल दायित्व भी था, मतलब सिविल ऑफिसर्स भी थे और मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे, क्योंकि सबके अपने दोनों रैंक दिए जाते थे। वो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो वो मनसबदार होते थे। अब उनको नगद तनख्वाह के बजाय जागीर में जब तनख्वाह दिया जाता था तो जागीरदार कहे जाते थे। तो जागीरदार वेयर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जमींदार वो थे ये गांव में किसान के ऊपर जमींदार थे। और मुगलों से बहुत पहले से भारत में जमींदार एक पुश्तैनी हक लेकर बैठे हुए थे और वह प्राय किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करते और ऊपर कोई भी राज्य होता वो जमींदारों से कॉम्प्रोमाइज करता, उनके पुश्तैनी अधिकारों को स्वीकार करता। एंड जमींदार यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। जमींदार राज्य की ओर से राजस्व का संग्रह करके राजकीय अधिकारियों को देते और बदले में 10% रेवेन्यू उनको नानकर के रूप में प्राप्त होता। दे यूज टू कलेक्ट एंड यूज टू यू कैन से टेक द शेयर ऑफ 10% ऑफ द रेवेन्यू एज नानकर। तो यही जमींदारी सिस्टम था। तो कुल मिलाकर जमींदार ऑफिसर्स नहीं थे, वह जमींदार एक परंपरागत कुलीन थे जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित थे और राज्य के साथ डील कर रहे थे, और जागीरदार राज्य के ऑफिसर्स थे। तो जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। जमींदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी, यानी जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन, लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी। अब देखिए ये पॉइंट नंबर 2 आपको गलत कर दिया, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि जागीरदारों को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। दैट इज रॉन्ग। जमींदारों की जो राजस्व अधिकार है वही वंशानुगत होते थे और जागीरदारों को जो भूमि आवंटन दिया जाता था तभी तक दिया जाता था जब तक वो सेवा में थे, और फिर उसका ट्रांसफर भी तो किया जाता था। तो कुल मिलाकर आपका उत्तर यहां हो गया ए, केवल 1। तो जब हमारी समझ रहेगी बच्चे तो हम पकड़ लेंगे, हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल नहीं होगी। अब एग्रीकल्चर का भी बनाते हैं। तो एग्रीकल्चर में मुगल काल में बहुत सारे नगदी फसल इंट्रोड्यूस हुए, उसकी सूची बनाओ। तंबाकू, मक्का 17वीं सेंचुरी की इंपोर्ट। उस वक्त पोटैटोज ले लो, टोमेटोज ले लो, लाल मिर्च ले लो, रेड चिलीज, इन सब की पूरी सूची बनाइए। तो हमें पूरी जो इकोनॉमिक जो नए फसलें हैं उनकी सूची बन जाएगी। बागवानी, खेती, प्लांटेशन। अब पोर्चुगीज ही आए तो बहुत सारे, अब देखो उस समय बहुत सारे जो
प्लांटेशन है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। पोर्चुगीज हैं और जो अन्य ब्रिटिश कंपनीज है, अन्य यूरोपीय कंपनीज, उन सब ने भी बहुत सारे, अब अमेरिका से कुछ क्रॉप्स आए हैं कुछ, तो उन सब की एक सूची बना लीजिए। और शिल्प एवं उद्योग, क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज, अब मुगल टाइम में फिर नए नए प्रोडक्शन केंद्र का विकास हुआ है। अब अकबर नहीं, तुम देखोगे आगरा और फतेहपुर सीकरी और लाहौर में कालीन की बुनाई शुरू करवाई थी। दैट वाज कॉल्ड कारपेट बेकिंग एट लाहौर, आगरा एंड फतेहपुर सीकरी। और ये ईरान से वो मॉडल लेके मंगवाया था। उसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्शन केंद्र बचे, डेवलप हुए। और से खासकर जो यूरोपियन कंपनीज थी उसका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें की इकोनॉमी में। तो सबकी सूची बना लेते हैं, यहीं पर निपटा लेंगे एग्रीकल्चर और इरिगेशन को। इरिगेशन में अगर आपसे पूछा जाए कोई एक मुगल शासक का नाम बताइए जिसने फिरोज शाह तुगलक के नहर का विस्तार करवाया, कैनाल को, तो आप एक नाम सोचिए। चॉइस ए अकबर, चॉइस बी जहांगीर, चॉइस सी शाहजहां एंड चॉइस डी औरंगजेब। क्या रहा दिमाग में? शाहजहां ने बनवाया था फैजे नहर, तो को उसका विस्तार करवाया था। बेसिकली वो विस्तार ही करवाया था। तो मैं आपको बताता हूं क्यों, आपका उत्तर हो जाएगा। अब व्यापार, ट्रेड। अब यूरोपीय कंपनियां तो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो कई बार यूरोपीय कंपनियां का क्वेश्चन आपका यहां से भी हो सकता है। अब ब्रिटिश कंपनी पहले आए, डच कंपनी आए, कहाँ, मतलब किस मुगल शासक ने उनको कैसे डील किया, तो मुगल शासक के संदर्भ में उसको देख लो। किसने अनुमति दी उनको सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाने की, और फिर किस प्रकार से कौन कौन से रियायतें उन्होंने प्राप्त की, तो वो चीज़ आपको देखनी है। व्यापारिक सहयोगी ट्रेड पार्टनर्स कौन है, और इंपॉर्टेंट इंपोर्टेबल एक्सपोर्टेबल आइटम्स क्या है, उस सब की सूची बन जानी चाहिए। अब आपसे पूछा जाए, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपोर्टेबल आइटम्स इन इंडिया इन द अर्ली 18th सेंचुरी। मतलब भारत में 18वीं सदी के पूर्वार्ध में आयात की प्रमुख मद क्या थी? चॉइस ए कीमती धातु, प्रेसियस मेटल, चॉइस बी घोड़े, हॉर्सेस, चॉइस सी दास, स्लेव्स, चॉइस डी रेशमी कपड़े, सिल्क क्लॉथ्स। आपका उत्तर होगा प्रेसियस मेटल। तो ये आप अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर मौद्रिक व्यवस्था एवं नगरीकरण, मॉनेटरी सिस्टम एंड अर्बनाइजेशन। यहाँ पर आपसे थोड़ा उम्मीद है कि थोड़ा अकबर ने, जैसे असरफी का ही उसका है, क्वाइंस का है, शेरशाह ने उसे पहले रुपया और दाम तो शेरशाह ने ही चला दिया था, अकबर ने उसमें क्या मॉडिफिकेशन लाया। जहांगीर के टाइम का भी स्पेसिफिक सिक्का है जिसने बादशाह की तस्वीर सिक्के पर खुदवाए हैं, नूर जहां के भी फिगर। तो ये सब आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहीं पर हम इसको निपटा लेंगे। यहीं पर मतलब आपको तैयारी के दरमियान ये करना है। और फिर हिंदू एवं मुस्लिम समाज के बीच परस्पर आदान प्रदान। अब आ जाएंगे हम समाज पर। तो अब यहाँ पर देखोगे कि सल्तनत काल में तो हिंदू और मुसलमान बहुत समय तक एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्टफुल रहे। अब धीरे धीरे दोनों के बीच कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगा और समन्वित संस्कृति का ही विकास होगा। तो सोसाइटी में गिव टेक होगा, एक दूसरे के खान पान, रहन सहन, पहनावे ओढ़ावे को प्रभावित करेंगे। विशेषकर यू कैन से अकबर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल। अकबर ने जो सुलह ए कुल की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, और बहुत सारे राजपूत घराने की महिलाएं जब मुगल हरम में आई तो फिर कंपोजिट कल्चर या समन्वित संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान उनके द्वारा दिया गया है। देखो, जैसे इस वर्ष मुगल हरम पर भी बुक आई है ईरा मुखौती की, और बहुत अच्छी बुक है। एक बुक नूर जहां पर भी है। तो मुझे लगता है कुछ पॉपुलर हिस्ट्री सीरीज के तहत मुझे कुछ बुक रिव्यू, आपको मेरी इच्छा है कि कुछ बुक रिव्यू टाइप की चीज़ें के स्टार्ट करूं, और ज़्यादा नहीं 20 मिनट्स में मैं आपको एक खास बुक जो निकलती है उसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन दे दूं कि किसी भी एग्जाम में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं इस प्रोग्राम की घोषणा करूंगा, अभी फिलहाल नहीं। तो वहाँ पर मुगल हरम भी एक कंपोजिट कल्चर का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। जाति व्यवस्था एवं अकबर, कास्ट सिस्टम एंड अकबर। अब अकबर एक मुस्लिम शासक होते हुए जाति सुधार के लिए कदम उठाए। उसने अछूत व्यवस्था पर भी पाबंदी लगाई। पता है, वो अपने पैलेस में जो सबसे चीफ गार्ड जो बनाया था, सब गार्ड का मुखिया, वह एक अछूत व्यक्ति को बनाया था उसने, अनटचेबल को, और उसको उसने एक बहुत बड़ी उपाधि दी थी। तो वो
कास्ट सिस्टम में भी सुधार करने की कोशिश की थी, सती सिस्टम को दूर करने का मतलब सती होने से बचाने की बात की थी, विवाह का उम्र ऊपर बढ़ाया था लड़के और लड़कियों के लिए। तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स जो अकबर द्वारा किए गए थे। अब महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा कंडीशन ऑफ ह्यूमन, अब हिंदू सोसाइटी में तो महिलाओं की स्थिति अब है। अब मानसिंह का जब डेथ हुआ था वहाँ, मानसिंह का जब उसमें बंगाल का गवर्नर था, हालांकि दक्कन में उसका डेथ हुआ था, तो उसकी 6 या 7 पत्नियां ने वहाँ सती हो गई थी, और उसके कुछ जो यहाँ पर पत्नियां थीं आमेर में, उन्होंने भी, वो भी सती हो गई थी। तो मतलब ये है कि वो सब कुछ हिंदू समाज में अभी भी बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं, और मुस्लिम समाज में कुछ कुरीतियाँ हिंदुओं से ली रही है, और कुछ मुस्लिम समाज की कुरीतियाँ हिंदू समाज में भी जा रही है। तो दोनों में गिव एंड टेक हो रहा है, तो वो चीज़ आपको देखना है। डिस्ट्रक्शन। अब धर्म में कहोगे भक्ति और सूफी हम लोगों ने सल्तनत काल में देखा था, बट मुगल काल में भी तो ये मूवमेंट चलता रहा है। आप जिसको सगुर भक्ति कहते हो, उसका मुख्य विकास तो मुगल काल में ही हुआ है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो कि तुलसीदास किसके काल में आए थे, यू हैव टू डील विथ तुलसीदास। तो तुलसीदास किसके काल में रहे थे, किसके समकालीन थे, तो आपका उत्तर क्या होता है? अकबर। सूरदास भी वही समकालीन है। तो तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं रामचरितमानस किसके काल में लिखी गई थी। अब जैसे पद्मावत किसके काल में लिखी गई, तो शेरशाह का काल है, लेकिन वो काल है। पद्मावत फ्रीलांस लिखा गया है, किसी के दरबार में नहीं लिखा गया है। इट वॉज नॉट द कोर्ट क्रॉनिकल, ये कोई दरबारी लेखन नहीं है, लेकिन उस काल में लिखा गया है। तो यहां पर तुलसीदास का रामचरितमानस भी उस काल में ही लिखा गया है। फिर अकबर की धार्मिक सद्भाव की नीति, द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एडॉप्टेड बाय अकबर। इसी में आप अकबर की इबादत खाना की सूची बनाइए, उसके द्वारा कैसे तीर्थ यात्रा कर पिलग्रिमेज टैक्स को एबोलिश किया गया, जजिया टैक्स को एबोलिश किया गया, कैसे उसने इबादत खाना का निर्माण करके विभिन्न धर्मावलंबियों के लोगों के साथ साहचर्य स्थापित किया। देन हाउ डिड ही इंट्रोड्यूस दीन इलाही, उसने कैसे दीन इलाही को आरंभ किया। तो वहां तक लेके अकबर के जितने रिलीजियस मेजर्स हैं उन सब को आप यहाँ सूची बना सकते हैं। जहांगीर ने कौन सी नीति बनाई, फिर शाहजहां के समय क्या रिवर्सल हुआ, औरंगजेब ने कौन कट्टर कदम उठाए, तो वहीं पर थोड़ी सी चर्चा इसको कर लीजिए। अब दारा शिकोह का योगदान, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दारा शिकोह। अब इस वर्ष चूंकि 2 बुक्स दारा शिकोह पर लिखे गए हैं, इसलिए दारा शिकोह इज द इंपॉर्टेंट चॉइस फॉर यू। अब यहां पर आप सीरर अकबर, दारा शिकोह की 2 चीज प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए। 52 उपनिषदों का अनुवाद जो सीरर अकबर के नाम से जाना गया, उसको लघु अकबर भी कहा जाता था। और दारा शिकोह का एक महत्वपूर्ण एक उसने सिद्धांत प्रतिपादित किया है, और उसका नाम है मज्म उल बहरीन, 2 सागरों का मिलन। एक्चुअली एक सूफी संत हुए करते थे मोहम्मद गौस, तो मोहम्मद गौस ने एक थियरी को प्रतिपादित किया था, उसका नाम था बैर उल हयात, बैर उल हयात उसका नाम था। तो उसी का रिफॉर्म्ड, उसी का इवॉल्व फॉर्म है मज्म उल बहरीन, 2 समुद्रों का मिलन। मतलब कैसे 2 संस्कृति आपस में 2 विचार कैसे मिल रहे हैं, और एक सर्वेश्वरवादी विचार है वहां पर। वो एक धार्मिक सद्भाव, एक वैचारिक सद्भाव की बात कर रहा है। वह 2 भिन्न संस्कृतियों के मिलन, जिसको अकबर ने सुलह कुल कहा है। भले उसको आप सुलह कुल का नाम नहीं दे, परंतु दारा शिकोह ने उस सुलह कुल को सैद्धांतिक स्तर पर दिखाने का प्रयास किया मजमून बहरीन नामक सिद्धांत में। तो उसको आप करोगे। और अब द ग्रोथ ऑफ कंपोजिट कल्चर, अब फिर भाषा साहित्य पर आ जाइए। तो इसमें तो आपको बहुत सारा स्कोप है मुगल काल में, और नज़र भी आपको रखनी है। जैसे 1-2 चीज़ आपको देखनी है। एक तो फारसी इतिहास लेखन ही बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे अबुल फजल है, फैजी सरहिंदी है, बदाऊनी है, ये सब इंपॉर्टेंट उसकी रचनाएं ध्यान रखिए। फिर शाहजहां के समय पादशाहनामा लिखा गया है, तो उसमें आप देखोगे अब्दुल हमीद लाहौरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने यूपीएससी में क्वेश्चन भी देखा है। एक इनायत खान है, और आप देखोगे मोहम्मद, आप वहाँ पर देखोगे एक वारिश है। तो मतलब कुल मिलाकर आप यह देखेंगे कि एक शाहजहांनामा लिखा गया है, इनायत खान। तो 2-3 इंपॉर्टेंट कृतियों को आप ले लीजिए, और फिर जहांगीर के समय आइए तो बस 3 कृतियों को
क्योंकि जहांगीर बाबर की तरह अपनी आत्मकथा लिखी है, तुजुके जहांगीरी, मतलब ही हैज जस्ट कंपोज हिज ऑटोबायोग्राफी, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दो अन्य मासिरे जहांगीरी और इकबालनामाए जहांगीरी, जिसमें मासिरे जहांगीरी को लिखा है ख्वाजा कामगार ने और इकबालनामाए जहांगीरी को लिखा है एक को लिखा है ख्वाजा कामगार ने मासिरे जहांगीरी को, और इकबालनामाए जहांगीरी को भी लिखा है मुतमिद खान ने। तो इस प्रकार से आपका वहाँ, और औरंगजेब के समय तो उसने इतिहास लेखन पर पाबंदी ही लगा दी थी। तो उसमें आप देखोगे ऑफिशियल हिस्टोरियन तो मिर्जा मोहम्मद कजीम है, लेकिन खाफी खान ने चुपके से औरंगजेब का इतिहास लिखा था। तो यही सब कुछ एक चीज़ों को आप ध्यान रखो। पर्शियन लेखन के अलावा जो उसने भारतीय, चूंकि मुगलों ने बहुत ज़्यादा सद्भाव देखा है, पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन संस्कृत लिटरेचर के योगदान पर भी हुआ है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना किस मुगल शासक ने किस संस्कृत लेखक को संरक्षण दिया। जैसे पंडित जगन्नाथ को संरक्षण मिला है उस समय, या कविंदाचार्य को संरक्षण दारा सिकोह ने उसको बुलाया था। तो ये सब चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर हिंदी को किसने संरक्षण दिया है? बैरम खान ने संरक्षण दिया है। अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है, वही आप अब्दुल रहीम खान खाना में रहीमन कवि आपको याद होगा ध्यान, बैरम खान भी है, और बैरम खान का पुत्र है अब्दुल रहीम खान खाना। तो मानसिंह स्वयं हिंदी का कवि था, बीरबल महेश दास का हिंदी में योगदान है। इन सब पहलू को आप लेंगे, यहाँ पर थोड़ा लिटरेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर प्रमुख शिक्षण संस्थानों का भी आपको नाम ध्यान रखना है। प्रमुख शिक्षण संस्थान, अब प्रमुख शिक्षण संस्थान में चूंकि उस समय किसने कॉलेज स्थापित किया है, एजुकेशन के विकास के लिए मुगल शासकों ने क्या काम किया है, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा है, हम कहाँ बच कर जाएंगे। ये संभवतः 2018 या 17 का, शायद 18 का क्वेश्चन है कि दिल्ली में पुराने किले के विपरीत अवस्थित, जो पुराने किले के समानांतर, जैसे विपरीत नहीं समानांतर अवस्थित खैर उल मंजिल मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? द मॉस्क द खैर उल मंजिल अपोजिट टू पुराना किला इन दिल्ली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हुम? चॉइस ए हमीदा बानो बेगम, चॉइस बी सलीमा सुल्तान, चॉइस सी जीजी अंगा, चॉइस डी महम अंगा। यानी हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा और महम अंगा। आपसे पूछा जा रहा है कि खैर उल मनाजिल करके एक मस्जिद है जो एजुकेशन भी प्रोवाइड करती थी, वो किसके द्वारा बनवाई गई है? तो ये एक्चुअली इसका आपका चॉइस हो जाता है महम अंगा। महम अंगा है वो अकबर की जो धाय थी और बड़ा इन्फ्लुएंशियल लेडी रही थी मुगल हरम में, तो उसके द्वारा बनवाया गया है। तो ये तो फिर कैसे याद रहेगा जब तक हमें यह पता ना रहे कि भाई किस काल में हुआ है। अगर उसकी एक सूची हमारे पास नहीं हो तो हम कैसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद आपको चलना है स्थापत्य पर, आर्किटेक्चर पर। चूंकि मुगल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर, सारे स्थापत्य तो नहीं लेकिन जो महत्वपूर्ण स्थापत्य है उस पर आप नजर रखिए। औरंगजेब के समय का स्थापत्य महत्वपूर्ण नहीं है, आर्किटेक्चर। एक तो आपको स्टाइल के आधार पर भी आप देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया कि सल्तनत काल में मेहराबी शैली और शहतीरी शैली के बीच समन्वय हुआ था। यू कैन अंडरलाइन द एसिमिलेशन बिटवीन आर्कुएट स्टाइल एंड त्रेवियत स्टाइल अंडर होम, अंडर दिल्ली सल्तनत। तो अब दूसरा स्टेज आता है प्रोविंशियल स्टेट। आप कह सकते हो कि क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत, जैसे बंगाल में एक अलग शैली विकसित हुई, गुजरात में अलग शैली विकसित हुई, थोड़ी सी दक्कन में थोड़ी अलग शैली विकसित हुई, बहमनी विजयनगर की अपनी अलग शैली थी। तो ये जो आप शैलीगत विशेषताएं क्षेत्रीय स्तर पर देखते हो, जौनपुर की अपनी अटाला मस्जिद जैसे अपनी शैली विकसित हुई, तो ऑल आर गोइंग टू बी क्रिस्टलाइज इनटू मुगल आर्किटेक्चर। तो मुगल आर्किटेक्चर तीसरा चरण है जिसमें सल्तनत का भी प्रभाव है और क्षेत्रीय शैलियों का भी प्रभाव है। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसने पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य बनाया। तो लाइकवाइज ही ऑल्सो ट्राई टू एसिमुलेट हिंदुस्तानी कल्चर। उसने अपने आर्किटेक्चर में भी, लिटरेचर में भी, हर क्षेत्र में, पेंटिंग्स में भी, हर क्षेत्र में उसने ये जो तथाकथित हिंदुस्तानी संस्कृति है उसको एसिमुलेट करने का प्रयास किया। तो मुगल आर्किटेक्चर में जो फीचर्स आपके आते हैं, जैसे अकबर में आप देखोगे कि मुख्यतः शहतीरी शैली का ही प्रयोग हुआ है। केवल डेकोरेशन के लिए उन्होंने, अकबर ने मेहराबी शैली अपनाई है। माने बेसिकली
he used Traviat style, but simply with decoration purpose it assimilated some एलिमेंट्स ऑफ आर्कुएट स्टाइल। तो इस तरह से आपको मिलती है सूचना। फिर आगे आप देखते हो जहांगीर ने के टाइम में व्हाइट मार्बल का प्रयोग शुरू हुआ है और जहांगीर ने स्पेसिफिक स्टाइल आरंभ किया जिसको पित्रादुरा कहते हैं। तो आप जहांगीर का पित्रादुरा वाला स्टाइल आप ले लो। पित्रादुरा क्या है, हिंदी में उसको पच्चीकारी बोलते हैं। पच्चीकारी जो दीवार के अंदर जो जिसको इनले वर्क किया जाता था। उसके बाद फिर तुम शाहजहां में आते हो तो मल्टीफोल्ड आर्क का प्रयोग शुरू होता है और मार्बल एज ट्रूली आता है। आप देखोगे पच्चीकारी या पित्रादुरा का बड़ा व्यापक प्रयोग होगा उसमें। और तो उसमें बहुत सारे फीचर्स की, जैसे संगमरमर की जाली सजावट के लिए जहांगीर के समय से ही बने लगते हैं। शाहजहां ने उसका बड़ा ही मैसिव यूज किया है। और औरंगजेब के समय 3 ही मॉन्यूमेंट्स हैं। एक लाहौर का बादशाही मॉस्क है, अपनी वाइफ उसका औरंगाबाद में मरी थी रबिया दुर्रानी, उसका टॉम्ब है, उसका मकबरा है जिसको सेकंड ताज भी कहते हैं, हालांकि इट वाज द पुअर इमिटेशन ऑफ ताज। और थर्ड है मोती मस्जिद इसी लाल किला में। तो यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन मोती मस्जिद के बारे में पूछ चुका है, क्योंकि एक मोती मस्जिद आगरा में है जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है आगरा के किले में, और दूसरी मोती मस्जिद बनवाई गई है औरंगजेब के द्वारा दिल्ली के किले में। सो माय स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू बी केयरफुल। तो उसमें हम चांस नहीं ले सकते। और मैं चाहूंगा कि अब विभिन्न प्रांतीय शैलियों का समन्वय अकबर से शाहजहां तक का विस्तार है। और फिर चित्रकला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चित्रकला को आपको कवर करना पड़ेगा। क्वेश्चन भी चित्रकला पर पूछते हैं, पेंटिंग्स पर। तो हुमायूं ने ही पहले चित्रकला को प्रश्रय दिया है, और कैसे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को लेकर वो पर्सिया से आया था। अकबर ने कैसे उसके तस्वीर खाने में 17 पेंटर्स थे और अकबर का उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। पेंटिंग्स भी कितने टाइप का है देख लीजिए। 3 तरह की पेंटिंग्स है। एक को कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग, जो हस्तलिपि चित्र बनती थी, उसको बोलते थे पांडुलिपि चित्रकारी। फिर एक दूसरा आता है फ्रेस्को पेंटिंग जो दीवार पर बनते थे। और तीसरा है पोर्ट्रेचर पेंटिंग, छवि चित्रकारी, जो यूरोप के प्रभाव में शुरू हुआ। और फिर कैसे अकबर की शैली में जहांगीर ने परिवर्तन लाया। शाहजहां औरंगजेब को भूल जाइए चित्रकला में, केवल अकबर और जहांगीर याद रखिए, इन दोनों का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसको भी आपको स्टिमुलेट कर लेना चाहिए, वहीं पर सूची बना लेनी चाहिए। बल्कि एक बार तो क्वेश्चन पूछा है कि जहांगीर ने ईरान एक खास चित्रकार को भेजा था, जो वहां की जो शाह था ईरान का, शाह अब्बास प्रथम, उसकी छवि है, उसकी चित्र उतार कर लाने के लिए और उसके अमीरों के चित्र उतार कर लाने के लिए। सम स्पेसिफिक पेंटर ऑफ जहांगीर वॉज एक्सक्लूसिवली सेंट ऑन ए मिशन टू पर्सिया टू मेक अ पोर्ट्रेट ऑफ द पर्सियन मोनार्क एज वेल एज हिज इंपॉर्टेंट नोबल्स। हु वॉज दैट पेंटर? तो वो पेंटर है बिशन दास। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको फॉर्म कर देंगे और हम लोग चांस वहां नहीं ले सकते हैं। क्षेत्रीय शैलियां। अब मुगल के बाद जो मुगल चित्रकला ने विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों को प्रभावित किया है बच्चों, उस पर भी क्वेश्चन पूछ डालते हैं। जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा है चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म द स्पाइनल कॉलम ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट। मिनिएचर कहते हुए लघु चित्रकारी को मिनिएचर आर्ट। Which one of the following painting styles was not affected by मुगल पेंटिंग्स? मतलब मोटे तौर पर आपको 4 क्षेत्रीय स्टाइल्स दे रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि इन क्षेत्रीय स्टाइल पर इनमें से किस पर मुगल पेंटिंग्स का प्रभाव नहीं दिखता। चॉइस ए में देखते पहाड़ी, चॉइस बी में देते राजस्थानी, चॉइस सी में देते कांगड़ा और चॉइस डी में देते कालीघाट। सोचिए, इसका आंसर होता है कालीघाट। ये मध्य प्रदेश में है। इस पर इंपैक्ट उतना नहीं है, पहाड़ी पर है, राजस्थानी पर है और कांगड़ा पर है। तो बच्चों, जिस समय हम लोग मुगल चित्रकला पर है उसी समय उसका क्षेत्रीय प्रभाव भी देख लें। तो कुल मिलाकर जब हमारा स्ट्रक्चर बना रहेगा बच्चे, तो फिर हम गलती नहीं कर सकते क्वेश्चन। फिर संगीत पर आइए। तो अब महत्वपूर्ण गायकों की सूची बना लीजिए, जिसमें 2-4 ही तो है। अकबर के समय से शुरू करिए तो बाज बहादुर और तानसेन। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तानसेन किसके दरबार से अकबर के दरबार में आया था, तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। संगीत की विभिन्न शैलियां, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक। अब जैसे देखो, मैं आपको आगे बताता हूं, जैसे ध्रुपद गायकी, यू विल फाइंड हियर द एग्जांपल ऑफ ध्रुपद गायकी।
एक क्वेश्चन है। और संगीत पर प्रमुख ग्रंथ इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑन म्यूजिक। कई बार क्या होता है जैसे राग दर्पण ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देते हैं फकीरुल्लाह का, चाहे ये अमुक जो सिंगर हैं वो किसके कोर्ट में रहे थे, तो इस तरह से वो क्वेश्चन आपसे बना के पूछ देंगे। तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट सच क्वेश्चंस। तो अब देखो मैं एक उदाहरण बताता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। ये पूछा है कि सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। With reference to Dhrupad, one of the major tradition of India that has been kept alive for centuries, which of the following statements are correct? Point 1 है ध्रुपद originated and developed in Rajput kingdoms, यानी ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्य में हुआ। पॉइंट 2 ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है। पॉइंट 3 ध्रुपद औलाद मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। ध्रुपद आलाप यानी औलाद नहीं आलाप यूजेस संस्कृत सिलेबस फ्रॉम मंत्राज। तो देखो आलाप क्या होता है, अब ये बच्चा इसको कैसे पकड़ पाएगा। एक्चुअली देखो म्यूजिक दो प्रकार की, एक हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा कर्नाटक संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत सल्तनत काल से ही डेवलप होने लगा और हिंदुस्तानी संगीत को डेवलप करने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। मतलब अमीर खुसरो इज गिवन द क्रेडिट टू हैव इंट्रोड्यूस्ड द हिंदुस्तानी म्यूजिक और प्रमोटेड हिंदुस्तानी म्यूजिक यू कैन से। तो आमिर वो जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें कई शैलियां हैं, जिसमें एक है आपका ध्रुपद, फिर दूसरा आता है ध्रुपद के अलावा ख्याल, ठुमरी, गजल, टप्पा। ध्रुपद, ख्याल, गजल, ठुमरी और टप्पा। तो जो ध्रुपद है ना उसमें आलाप, जैसे संगीत में देखो आलाप का मतलब आलाप जो साउंड उठाता है ऊपर, तो आलाप का प्रयोग होता था। और इसमें आपको क्वेश्चन 1 में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो बता रहा है कि ध्रुपद जो है वो राजपूत की उत्पत्ति का विकास मुगल काल में राजपूत राज्य में हुआ, वो गलत है। दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं। वो पहले से ही वो हिंदुस्तानी म्यूजिक का ही पार्ट है और वह ईरानी राग और भारतीय राग के मिलन से हुआ। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता, अब इसमें मैं आपको ये कहना चाहता कि अगर हम इस तरीके का इस्तेमाल कर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएं और स्ट्रक्चर में सब कुछ को रखें तो हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और हम एक ही साथ प्रीलिम्स की तैयारी, कल्चर की तैयारी जो मैं अपने बच्चों को करवाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पैटर्न को सीखें और इसी पैटर्न पर काम करें। मेडिवल हिस्ट्री में भले ही वो 5 to 6 क्वेश्चन ही पूछ सकते, लेकिन वो हमारे कैरियर को डिसाइड करेगा प्रीलिम्स में। मेंस में भक्ति एंड सूफी या किसी अन्य चीज़ों पर वो कल्चर में क्वेश्चन पूछ सकते। एक बार उन्होंने कृष्णदेव राय कि कला के क्षेत्र में योगदान पर भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो हम यह रुक नहीं सकते, किसी भी मुकाम पर जाकर हम कहीं भी उलझ सकते हैं, किसी अन्य एग्जाम में भी हमारा यूज हो सकता है इस मध्यकालीन भारत का। इसलिए बच्चों इसे हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। एक बार अगर हमने स्ट्रक्चर बना लिया और चीज़ों को स्ट्रक्चर के अंतर्गत ले आया, सो वी आर गोइंग टू बी सो मच कॉन्फिडेंट यू कैन फाइट एनी एग्जाम, वी कैन have the acumen to deal with any type of the question। तो हमें एक एडिड एडवांटेज देगा और हम एक बार अगर हमने उसको प्रिपेयर कर लिया तो कोई भी एग्जाम हो हम कहीं भी लेट डाउन फील नहीं करेंगे। तो बच्चों मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने मेरे पैटर्न को समझा होगा, तथ्य को नहीं, मेरे पैटर्न को सीखना। अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री में दूसरे वीक में आऊँगा इसी तिथि को। इससे पहले हम सैटरडे को मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, पास्ट एंड द प्रेजेंट। आपको याद होगा पास्ट एंड प्रेजेंट सीरीज, पास्ट एंड प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज, उसमें हम आपसे मिलते हैं। और तब तक के लिए हम आप लोगों से शुभकामना के साथ जा रहे और बहुत जल्द मिलने की कामना के साथ। और फिर एक बार सजेशन देना चाहेंगे, इससे आप गौर से सुनना, मेरे पार्ट 1 को भी सुनना और पार्ट 3 अब मॉडर्न हिस्ट्री का आने वाला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उससे मिस मत करना। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन। ओके बच्चों, जस्ट 1 मिनट, मैं आपका बस ½ मिनट टाइम लूँगा। एक्चुअली 1 क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा नज़र आपको देना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पीछे आए, जरा सा 1 मिनट। एक क्वेश्चन आई हैव टू डिस्कस विथ यू और मैं थोड़ा सा आपको उस क्वेश्चन पर निगाह डालता हूँ। आप देखेंगे ये क्वेश्चन 27 हाँ, ये क्वेश्चन मुगल भारत के संदर्भ में इंग्लिश और हिंदी वाले में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, उसको मैं करेक्ट करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। और
जो चॉइसेस है वो पॉइंट नंबर 2 में इधर जागीरदार और इंग्लिश वाले में थोड़ा लैंडलॉर्ड्स हो गया है। आई विल मेक द करेक्ट। और कभी भी अगर इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन में कोई भी अगर डिफरेंस है तो अब ध्यान रखना, इंग्लिश के क्वेश्चन को आप प्रायोरिटी दे देना। अब हम आपको यहाँ पर यह बता रहे हैं कि दो चॉइसेस आपके सामने, अगर हम बदली हुई चॉइस के आधार पर इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो हमें भी अपना चॉइस चेंज करना होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें तो एक लंबे चौड़े स्टेटमेंट है। खैर आपको समझ में नहीं आएगा, उसका सार मैं बता देता हूँ। जैसे दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट इज द एसेंस। पहला पॉइंट उन्होंने दिया है कि जो जागीरदार थे वह उनको भूमि आवंटित किया गया था और बदले में उनको पुलिस और न्यायिक अधिकार देने थे, जबकि जागीरदारों को राजस्व अधिकार था और उनके कोई दायित्व नहीं थे। ठीक उल्टा कर दिया इसने, बल्कि जमींदार को ही थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर वगैरह का कुछ वजह थी, उनको कुछ थोड़ा पुलिसिंग राइट भी मिल जाता था। हालांकि उसके लिए अलग से भी अधिकारी थे, जैसे फौजदार थे जिला स्तर पर, यू कैन से, एंड एट परगना स्तर आप देखोगे उसमें शिकदार और आमिल जैसे अधिकारी थे। बट स्टिल यू कैन से कि जमींदार्स वेयर जस्ट इंजॉइंग सम ट्रेडिशनल राइट्स इन अ विलेज। लेकिन अगर जागीरदार्स को कहोगे तो इक्तादार यानी मुक्ति और जागीरदार्स में यही अंतर है, यानी मुक्ति और मनसबदार में, कि इक्ता के होल्डर्स के पास प्रशासनिक अधिकार थे, जागीरदारों के पास प्रशासनिक अधिकार नहीं थे। और पॉइंट नंबर 2 में भी ठीक उसका विपरीत उसने दिया है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ठीक उल्टा आपको दिया है, इसलिए आपका चॉइस यहाँ है डी, नाइदर वन नॉट टू। यहाँ पर मैं जागीरदार का जमींदार, आई विल जस्ट चेंज इट। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आई हैव टेकन योर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। हम लोग फिर मिलते हैं सैटरडे को एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन प्रीलिम्स पर भी थोड़ी गंभीरता से आप लोग विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।